Hello ADPians, welcome to ADP Star, the super learning platform. Myself Harsh Malav, and today we are going to have the session of coordinate geometry. और coordinate geometry में भी कौन से दो चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं बच्चों? एक चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन और एक चैप्टर का नाम है सर्कल. As you can see behind me and in front of your screen, तो स्ट्रेट लाइन सर्कल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने स्ट्रेट लाइन और सर्कल सीख लिया इसका मतलब उसने कोऑर्डिनेट का सार सीख लिया. उसको कॉनिक सेक्शन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर उसने इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है. ये बात आप भी जानते हैं. बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रेट लाइन को अच्छे से पढ़ा है तो उनको पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि इसके कंसेप्ट हर जगह यूज होते हैं. राइट गाइस, सब जगह इसके कंसेप्ट यूज होंगे, स्ट्रेट लाइन के भी और सर्कल के भी. तो इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव द स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल टू बी वेरी स्ट्रांग. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन. तो सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फार्मूला और उसकी एप्लीकेशंस आती है. तो डिस्टेंस फार्मूला हर बच्चा जानता है कि अगर दो पॉइंट ए और बी उनके बीच में डिस्टेंस निकालिए तो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस पॉइंट. अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर व्हेन सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस, यानी अगर 3 पॉइंट है आपके पास ए बी सी, तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम वो तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के सम के बराबर आना चाहिए. यानी ए बी प्लस बी सी ये ए सी के बराबर हो जाए तो तीनों पॉइंट्स आपस में कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पे सबसे बड़ा गेम चेंज होता है बच्चों का. वो गेम चेंज क्या है देखिए. सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड्स आपस में बराबर होती है, और सारी साइड बराबर होती है आपस में. और ये बात ध्यान रखना, डायगोनल्स आपस में कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है. रोम्बस में भी हम देख सकते हैं सारी साइड्स आपस में बराबर है, पर ए सी और बी डी बराबर नहीं होती है आपस में, और डायगोनल्स फिर भी परपेंडिकुलर होती है. पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स आपस में बराबर होती है. और एक बात ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करती है? बाइसेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्सेस हैं, अपोजिट वर्टेक्स है, उन दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा वो डायगोनल का मिड पॉइंट आएगा, बिकॉज डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है पैरेललोग्राम में. रिमेंबर दिस थिंग. रेक्टेंगल, ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं. ये एक छोटी सी बात थी, मैंने एक बार आपको बता दी, तो आप देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं. कई बार ये सवालों में काम आ जाती है और हम कंफ्यूज रहते हैं इस चीज पे. चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे. अब सेक्शन फॉर्मूला हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं. जैसे सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो अगर आपका ये ए पॉइंट है, दिस इज x1 y1, ये बी पॉइंट है, ये है x2 y2. अगर एक कोई भी सी पॉइंट इसको m/2 रेशो के n में डिवाइड कर रहा है, तो m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? बताइए. सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके m इंटू x2 प्लस का n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा m इंटू y2 प्लस का n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ये कौन सा डिवीजन होता है बच्चों? ये होता है इंटरनल डिवीजन. और अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात की जाएगी तो mx2 माइनस का nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 और my2 माइनस का ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n. ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा. ये कौन सा डिवीजन हो जाएगा बाबा? ये डिवीजन हो जाएगा आपका एक्सटर्नल डिवीजन, और ये हो जाएगा इंटरनल डिवीजन. अच्छा, कई बार क्या होता है आपसे रेशो भी पूछ लिया जाता है, तो वो उस सेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. तो रेशो पूछ लिया जाए, मान लीजिए, तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है. तो सी पॉइंट इसको λ/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है. सी पॉइंट इसको λ/2 रेशो के डिवाइड कर रहा है, रेशो में λ/1 के. तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो कौन सा डिवीजन होता है? ये होता है इंटरनल डिवीजन. और लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव निकल के आता है सॉल्व करने पे तो ये होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू -2/5 आ गया, तो व्हाट डज दिस नेगेटिव इज इंप्लाइंग? ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन है. और रेशो क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा आपका 2:5. इज इट क्लियर टू एवरीवन? और लैम्डा का वैल्यू अगर 2/5 तो रेशो 2:5 हो जाता, पर डिवीजन कौन सा होता बच्चों? इंटरनल डिवीजन. ये बात ध्यान रखना. नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है. और सी पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पे? अगर इंटरनल डिवीजन देखोगे तो बहुत ही इजी, λ/x2 प्लस का x1 डिवाइडेड बाय λ+1, या फिर दूसरा हो जाएगा λ/y2 प्लस का y1 डिवाइडेड बाय λ+1. तो ये सेक्शन फॉर्मूला की बात हो गई. ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत इजी है सेक्शन फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. इससे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आ जाएगा. अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों? टेल मी द रेशियो. रेशियो हो जाएगा 1:1 का. तो 1:1 का हो जाएगा, तो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा. तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, दैट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, काफी सारे बच्चों को याद रखने में यहां समस्या आती है कि हम सेंट्रॉइड की, सर्कम सेंटर की, ऑर्थो सेंटर की, इन सेंटर की और एक्स सेंटर की, इन सारी डेफिनेशंस को कैसे याद करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों? सबसे पहला पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी इक्वल टू सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको आप सेंट्रॉइड बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस है तो मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स से ड्रॉ करने पे सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। और क्या क्या बातें हो सकती है बताओ सेंट्रॉइड के अंदर? सेंट्रॉइड में अगली बात ये हो सकती है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स, है ना, डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स। कई बार इस पे सवाल आ चुका है, कई बार इस पे सवाल आ चुका है, जेईई मेंस में भी इस पे सवाल आ चुका है कि ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो उस ट्राइंगल के एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो वो पॉइंट जो है उसकी एक दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। भाई साहब वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट क्या होगा? वो सेंट्रॉइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सेंट्रॉइड डिवाइड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगली बात के बारे में बात करते हैं कि सेंट्रॉइड क्या करता है? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन। बताओ, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन किस रेशियो में भाई? मीडियन इन द रेशियो 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है। याद रखना, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और क्या बात हो सकती है सेंट्रॉइड में? सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है, बाहर कभी लाई नहीं करता। और अगली बात तो फॉर्मूला की बात होती है कि x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। सही बात है बच्चों, सही बात है। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी है ना मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी होगी आप लोगों में, बहुत ज्यादा आप डिमोरलाइज हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ, हम क्या करें क्या ना करें, बड़े असमंजस की स्थिति में होंगे, है ना। अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़, है ना। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब यही होता है कि असमंजस की स्थिति में, कि मतलब क्या करें क्या ना करें। तो बच्चों यार मोटिवेशन जो है ना वो बनाए रखना, अपनी एनर्जी को बनाए रखना, इट इज़ वेरी नेसेसरी एट दिस टाइम। अपने आप को कहीं से भी डिमोरलाइज होने मत देना, 1% भी डिमोरलाइज होने मत देना अपने आप को, ठीक है ना। मैं एक शायरी सुनाता हूँ आपको, वो बहुत मोटिवेशनिंग शायरी है, आप सुनिएगा इस बात को। उलझने बढ़ती गई और मैं लड़ता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा, लोगों ने कहा तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा, लोगों की बातों को अपने दिमाग में बसा के अपने सपने बुनता रहा। समझ रहे हो बात को? क्या बोला मैंने? उलझने बढ़ती गई और मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा, लोगों ने कहा तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा, लोगों को बातों को अपने मन में बसा के अपने सपने बुनता रहा। कौन समझाए इन लोगों को कि एक दिन जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा, और एक दिन ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। ये बात ध्यान रखना बेटा, उलझने बढ़ती जाएगी पर आपको झेलते रहना है, चलते रहना है, वक्त मैदान में उतारेगा आपको और खेलते रहना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी पे ध्यान नहीं देना, आपको अपना काम करना है। आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए। आप इतिहास बदलोगे एक दिन, यू विल चेंज द इतिहास, है ना। सही है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रॉइड के बारे में होप यू लाइक इट, है ना, आपको अच्छा लगा होगा सुन के। बस ये बात ध्यान रखना। एक बात और मैं बोलता हूं ना हमेशा कि इफ द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। चलिए तो सेंट्रॉइड की बात कर ली हमने। सेंट्रॉइड के बाद हम सेकंड बात करते हैं किस बारे में? लेट अस टॉक अबाउट सर्कम सेंटर। हम सर्कम सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो सर्कम सेंटर बड़ा प्यारा पॉइंट है। सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या होता है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर क्या होता है? भाई हमने ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया हमने, ये जो सर्कल होगा इस सर्कल को बोलेंगे हम सर्कम सर्कल। क्या बोलेंगे इसको? सर्कम सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर आएगा उसको क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर की एक डेफिनेशन और होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलावा सर्कम सेंटर की एक डेफिनेशन और होती है। क्या होती है बताओ? कि इट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। इट इज अ पॉइंट, है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम vertices of a triangle,
फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस से इसका डिस्टेंस हमेशा सेम आता है और वो किसके बराबर आता है पता है आपको? रेडियस के बराबर। उस रेडियस को हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, कैपिटल आर। क्लियर? तो सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करूं या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात करूं, तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इट विल लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, बट इन राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर विल लाई ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ठीक है बच्चों, सर्कम सेंटर के बारे में बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में कहां पे होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। कई बार क्या होता है कि ट्राइंगल जो होता है ना राइट एंगल हो जाता है, और राइट एंगल हो जाता है तो सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब बच्चा क्या करता है, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा होता है, जो कि गलत है। अच्छा, इनको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। दीज आर और कंसेप्ट बेस, आप कंसेप्ट के बेसिस पे इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी जा सकती है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, भाई साहब मजा आ जाएगा। सर्कम सेंटर आपके सामने फड़फड़ाता हुआ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, जो है आपका क्या? ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, वही सेम बात, अक्यूट एंगल ट्राइंगल में कहां पे होगा? अंदर। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में कहां पे होगा? बाहर। और राइट एंगल ट्राइंगल में कहां पे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये आपका ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है। ये जो पॉइंट होगा ना आपका, ये पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को अपन डिनोट करते हैं एच से। सर्कम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? अच्छा, सेंट्रॉइड को किससे डिनोट करते हैं? जी से। ऑर्थो सेंटर को एच से और सर्कम सेंटर को डिनोट करते हैं ओ से, ठीक है। अब एक बात ये हो गई तीनों के बारे में। अब मैं एक बात और बता दूं, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, सबसे पहली बात तो तीनों जो होता है वो एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। दूसरी बात ये कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों पॉइंट सेम होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तीनों पॉइंट कॉन्साइड करेंगे इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। प्लीज रिमेंबर, ट्राइंगल इक्विलेटरल है। कई बार ऐसा होता है कि सर्कम सेंटर देके रखते हैं, तो जो सर्कम सेंटर है ना, और जरूरत हमें सेंट्रॉइड की पड़ रही होती है, तो सेंट्रॉइड बच जाता है सर्कम सेंटर। ये बात ध्यान रखना इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट होता है हमारा इन सेंटर, और इन सेंटर के बाद आता है हमारा एक्स सेंटर, है ना। अगली बात होगी हमारी एक्स सेंटर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सेंटर की। तो इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? बताओ क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं लिख देता हूं ये बात यहां पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। देखो बच्चों, फटाफट से रिवाइज कर लो इन चीजों को, है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्विक रिवीजन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे वो आपका इन सर्कल होगा। जैसे कि मान लीजिए ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये सर्कल आ गया आपका। अब ये सर्कल जो है, इस सर्कल की बात आप देखिए अगर, तो ये पॉइंट होगा आपका इन सेंटर। और अगर ये इन सेंटर होगा तो यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी, यहां से यहां तक डिस्टेंस रेडियस के बराबर, और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगी रेडियस के बराबर होगी। और इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन इन रेडियस। क्या बोलते हैं हम? इन रेडियस बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ये, इन सेंटर की एक डेफिनेशन और होती है। क्या डेफिनेशन होती है? इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट कहां से? फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड से इसकी डिस्टेंस बराबर आती है, और ट्राइंगल के वर्टेक्स से डिस्टेंस किसके सेम आती है? सर्कम सेंटर की। बात ध्यान रखना, वर्टेक्स से जो डिस्टेंस सेम है वो सर्कम सेंटर है, और साइड से जो डिस्टेंस सेम है वो इन सेंटर है। राइट गाइस? चलिए, अब इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अब आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए के सामने साइड की लंबाई ए, स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी। ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है आपका x2 y2, और सी पॉइंट है x3 y3। तो इन सेंटर को अपन डिनोट करते हैं आई से। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 ऑल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है गोलू? और ये हो जाएगा ay1 प्लस का by2 प्लस का cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये किसका फार्मूला हो जाएगा बाबा? इन सेंटर का फार्मूला हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रखिएगा। अच्छा, और दूसरी बात क्या कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? इन द रेशियो ऑफ देयर एडजेसेंट साइड्स। ये बात ध्यान रखना, इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड में डिवाइड करता है ना। इट इज
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को, जैसे कि मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं इस साइड की लंबाई ए बोल दूं, ये आपका एबीसी ट्राइंगल है, दिस इज एबीसी ट्राइंगल, इसकी लंबाई होगी सी, इसकी लंबाई होगी बी, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये सामने वाला पॉइंट जो है एम पॉइंट, ये किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा बेटा, B/C के रेशियो में। ध्यान रखना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइडेड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ देयर एडजेसेंट साइड्स। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्स सेंटर क्या होता है? एक्स सेंटर होता है पॉइंट ऑफ, कितने सर्कल बनेंगे बताओ, कितने सर्कल बनेंगे, रिवाइज करो फटाफट से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, है ना। किनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? एक इंटरनल और टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? एक इंटरनल और टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि मैंने ट्राइंगल बोला आपको सामने, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ गया बाबा, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटर्नल एंगल होगा, ये एक्सटर्नल एंगल होगा, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, तीनों जहां पे मीट करेंगे उसको बोलेंगे अपन I1। और जो सर्कल आपको दिखाई देगा वो सर्कल कुछ इस तरीके का होगा। इस सर्कल को पता है क्या बोलते हैं अपन? इस सर्कल को बोलते हैं एक्स सर्कल। क्या बोलते हैं? एक्स सर्कल। और R1 क्या होता है? इसकी रेडियस होती है, उसको बोलते हैं अपन एक्स रेडियई। तो ऐसे कितने सर्कल बन जाएंगे बच्चों? टोटल मिला के 3 सर्कल। तो एक्स सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए सर फॉर्मूला बता दीजिए। अगर फॉर्मूले की बात करें तो I1 की बात करूं तो I1 हो जाएगा आपका माइनस का AX1 प्लस का BX2 प्लस का CX3 होल डिवाइडेड बाय माइनस A प्लस B प्लस C, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस का AY1 प्लस का BY2 प्लस का CY3 अपॉन माइनस का A प्लस B प्लस C। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गई ये स्पेशल पॉइंट्स? ये स्पेशल पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमें याद रखना, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होते हैं। हर सबसे पहली चीज, अगर कहीं पे भी सवाल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की बात आ रही है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो सवाल तो वहीं पे खत्म हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बॉक्स में लिख देता हूं आपके सामने। वो बात क्या है कि ये जो लाइन है, तो सेंट्रॉइड जो होता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या बताया मैंने कि और सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जोड़ने लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर होते हैं। अगली कहानी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पॉलीगन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हर बच्चा जानता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? ये हो गया हाफ। अगर आपको वर्टिसेस पता है तो ये हो जाएगा x1 y1 1, ये हो जाएगा x2 y2 1 और ये हो जाएगा x3 y3 और 1। ये आपने एक फॉर्म में और पढ़ा होगा क्लास 10th में, हाफ इंटू x1 इंटू y2, है ना, इस टाइप से। वो यहीं से आई हुई कहानी होती है। और इस पूरे का क्या हम ले लेते हैं? मॉड ले लेते हैं। और मॉड ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर आप इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y1 1। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये मॉड लगा रखा है। कई बार क्या होता है बच्चा गलती करता है, वो गलती क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बराबर में मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 20 दे रखा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको 20 दे रखा है तो मॉड अगर उस तरफ जाएगा तो इट विल बिकम प्लस माइनस 20। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। कई बार ऐसी गलती हो जाती है और हम आंसर मिस कर जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि अगर हमें किसी पॉलीगन का एरिया निकालना है, लेट अस सपोज हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस है, x1 y1, दूसरा वर्टेक्स है आपका x2 y2, तीसरा वर्टेक्स है आपका x3 y3 और चौथा वर्टेक्स है बेटा आपका x4 y4। ये 4 वर्टिसेस हैं और आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हाफ लगा दो, यहां पे लिख दो x1 y1, यहां पे लिख दो x2 y2, यहां पे लिख दो x3 y3, यहां पे लिख दो x4 y4 और वापस फिर से लिख दो x1 y1। ये लो खत्म। इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखेंगे? अगर 4 वर्टिसेस है तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, लास्ट में x1 y1। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करना बहुत ही आसान। पहले x1 इंटू y2, ये लो x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, सही बात है। उसके बाद क्या होगा? प्लस आगे बढ़ेंगे तो x2 इंटू y3 क्या हो जाएगा बच्चों? x2 इंटू y3
माइनस x3 इंटू y2, और इस तरह से x3 इंटू y2, इस तरह से कंटिन्यूएशन में ये चलता रहेगा. दैट विल गिव यू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ध्यान रखिएगा इस बात को, ये कई बार काम आ जाता है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये इंपॉर्टेंट है, पर कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, बार बार मैं बच्चे को बोलता हूं, हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है. ठीक है, अब बात आती है कोलिनियरिटी की. तो कोलिनियर के लिए क्या होगा, या तो स्लोप सेम कर दो आप. जैसे स्लोप की बात की जाए तो स्लोप तो हम लोग जानते ही है स्लोप क्या होता है. स्लोप की अगर हम बात करें तो अगर दो पॉइंट है हमारे पास, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. तो कोलिनियरिटी की बहुत सारी कंडीशन होती है. सबसे पहली कंडीशन तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो कर दो. सबसे पहली बात तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो कर दो, यानी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसको शून्य के बराबर कर दो. पहली बात तो ये, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं. या फिर स्लोप्स बराबर आ जाएंगी. अगर स्लोप बराबर आ रही है तो डेफिनेटली आप दो पॉइंट ले लो, मान लो ए बी सी तीन पॉइंट है, इनमें से कोई से भी दो पॉइंट उठा लो और उन दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल लो. अगर वो दोनों स्लोप बराबर आ रही है तो पक्की बात है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, तभी तो स्लोप बराबर आएगा. राइट, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, पॉलीगन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी. इट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ में आती है बात? चलिए क्विकली हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसका आप इंतजार कर रहे थे. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना लाइंस की इक्वेशन के कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहली इक्वेशन बच्चों क्या आएगी बताओ? सबसे पहली इक्वेशन आएगी ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू जीरो. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो. दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म. y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तीसरी फॉर्म क्या आएगी बच्चों? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1. ये कौन सी फॉर्म आ गई बच्चों? ये तीसरी फॉर्म आ गई. होप ये सभी को याद है, अच्छे से याद है, कंठस्थ है, पूरी एकदम अपने दिल दिमाग में बसी हुई है इक्वेशन. कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया. चौथी, इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ. फिर इंटरसेप्ट बताओ क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, बताओ फटाफट से. सर इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1. बिल्कुल सही बात है बच्चों, x बाय ए प्लस का y बाय बी इज इक्वल टू 1. और कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है? एक होती है नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ये होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू p. x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इज इक्वल टू p. तो लेट बी क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन है ना. ये होगा अगर आपको एक पॉइंट पता है x1 y1 और स्लोप पता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दो पॉइंट पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. a है, a क्या है यहां पे? लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है ना, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट. और b क्या है यहां पे? लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है ना, मतलब इंटरसेप्ट की लंबाइयां हैं a और b. और ये है x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इज इक्वल टू p. ये कौन सी लाइन है? ये एक ऐसी लाइन है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है वो p के बराबर है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के साथ, जिसके ऊपर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो परपेंडिकुलर जो है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, और उस परपेंडिकुलर की जो लंबाई है कहां से? ओरिजिन से, वो p के बराबर है. दैट इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. टेल मी वन थिंग, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी बताइए? कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी? क्या मैं बोल सकता हूं वो y बराबर k टाइप की होगी? यस और नो? पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगी तो y बराबर k होगी, और x बराबर k होगी, इसका मतलब पैरेलल टू क्या हो जाएगी बालक? पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी अगर x बराबर k होगी तो. अगली बात, x बराबर 0 किसकी इक्वेशन है? y एक्सिस की. y बराबर 0 किसकी इक्वेशन है? x एक्सिस की. तो ये सारी इक्वेशंस हमें ध्यान रखनी है, सारी इक्वेशंस हमें ध्यान रखनी है. एक फॉर्म में और होती है डिटरमिनेंट फॉर्म में कि x1 y1 1 और x2 y2 1 दैट विल बी इक्वल टू 0. ये भी एक फॉर्म होती है डिटरमिनेंट फॉर्म में. अगर आपको दो पॉइंट पता है x1 y1 और x2 y2 और आप चाहते हैं उस लाइन की इक्वेशन लिखना, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन होती है x1 y1 1 x2 y2 1 दैट विल बी इक्वल टू 0. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर एक लाइन की इक्वेशन आपने नहीं बताई है, कौन सी बताओ? एनीबडी कैन जज. कौन सी? अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, है ना, इंटरसेप्ट होते हैं
लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होता है, और कोई भी लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो उसके स्लोप क्या होता है, ये हमें डायरेक्टली याद रखने पड़ते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। अगर आपको बोला जाए कि इंटरसेप्ट सेम है, इंटरसेप्ट सेम है, इसका मतलब स्लोप किसके बराबर होगा, +1 के बराबर। अगर बोला जाए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अगर सेम है तो स्लोप हो जाएगा +-1, और अगर इक्वली इंक्लाइंड है लाइन तो इसका मतलब स्लोप हो जाएगा +-1। तो ध्यान रखिएगा यहां पे। तो ये किसके लिए था, इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन आर इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन आर इक्वल, यह है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आर इक्वल, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आर इक्वल, ये उस केस के लिए ध्यान रखेंगे। और ये कब हो जाएगा, इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड के लिए हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू +-1। ये बच्चों को अक्सर याद नहीं होती है ना, इसको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी ये वन लाइनर हो सकता है, वन लाइनर का मतलब क्वेश्चन में एक लाइन में ये चीज इस्तेमाल की जा सकती है, और हमें स्लोप अपने आप बताना पड़ेगा कि +1 होगा या -1 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आखिरी फॉर्म जो बचती है बच्चों, मैं आपसे जो पूछ रहा था, बताइए कौन सी फॉर्म है, व्हाट इज दैट फॉर्म, यस दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म कह सकते हैं, या फिर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको पोलर फॉर्म भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा आवश्यक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़िया सवाल अगर जेईई मेंस में थोड़ा सा बन सकता है तो इस कंसेप्ट पे बन सकता है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान रखना है आपको। अगर मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी, लेट अस सपोज दिस इज बी पॉइंट, सही बात है। अगर मेरे को ए पॉइंट दे रखा है H, K और B पॉइंट है मेरे पास x1, y1, और ये लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, यानी ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे B पॉइंट निकालना है। तो B पॉइंट अगर निकालना है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता है, वो r के बराबर है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस इक्वेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर मैं बहुत बेहतरीन सवाल भी करवाऊंगा आपको अभी। देखिए दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस r पता है आपको, ये A पॉइंट जो है ना वो गिवन है, ये A पॉइंट आपका गिवन है, इसको मैं नाम देता हूं बेस पॉइंट। कौन सा नाम देता हूं इसको मैं, बेस पॉइंट। अब मुझे बी पॉइंट पता है, लगाना है कि बी पॉइंट क्या होगा, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, बी बराबर हो जाएगा, अगर बी पॉइंट आपको निकालना है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन आर दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन आर। सॉरी, x माइनस x1 अपॉन कितना होता है बच्चों, x माइनस x1 अपॉन क्या होता है, cos थीटा, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे x1 y1 का काम कौन कर रहा है, वो काम कर रहे हैं आपका, यहां पे देखिए x1 y1 का काम कौन कर रहा है ना, x1 y1 का काम देखिए यहां पे कितना बनेगा, ये r cos थीटा, ये x1, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। अब यहां पे x1 y1 कौन है, मैं क्लियर कर देता हूं बहुत अच्छे से आपको। ये तो आपका x1 y1 है, और ये x1 y1 की जगह आप जो देख रहे हैं, ये जो आप x1 y1 की जगह देख रहे हैं, ये आपके क्या है, ये है आपके h और k, ये है आपके h और k। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, h प्लस आर कॉस थीटा, के प्लस आर साइन थीटा, ये पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये तो फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू r। पर हमें याद क्या रखना है बच्चों, हमें याद ये रखना है, इस तरीके से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, h प्लस आर कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, k प्लस आर साइन थीटा। लेट मी टेल यू अबाउट आर एंड थीटा। मैं थोड़ा सा आपको आर और थीटा के बारे में बताता हूं बच्चों। आर यहां पे क्या होता है, आर को हम बोलते हैं यहां पे अलजेब्रिक डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक डिस्टेंस। अब अलजेब्रिक डिस्टेंस है, इसका मतलब आर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यह बात ध्यान रखना। आर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सर आर नेगेटिव कब आ सकता है, अगर आपका ये बी वाला पॉइंट, अगर ये आपका बी वाला पॉइंट बेस पॉइंट से नीचे आ रहा है इस लाइन पे, इस जगह पे, तो आर का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। यहां पे आर जो होता है वो अलजेब्रिक डिस्टेंस होता है, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, थीटा की बात कर लेते हैं। अगर आपका tan थीटा जो है
वो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली साइन थीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और कॉस थीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहां पे थीटा का मतलब स्लोप से बात हो रही है, स्लोप से। टैन थीटा का मतलब स्लोप की बात हो रही है, यहां पे ध्यान रखिएगा। और अगर आपका टैन थीटा नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा और साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में एक रिजल्ट निकल के आता है कि साइन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होगा और टैन थीटा और कॉस थीटा का सेम साइन होगा। अगर टैन थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, सॉरी कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर टैन थीटा नेगेटिव है तो कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा। इट इज क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये बात? आर आपकी अलजेब्रिक डिस्टेंस होती है, वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, बात ध्यान रखना। बेस पॉइंट से अगर ऊपर आप पॉइंट ले रहे हो तो पॉजिटिव है, बेस पॉइंट से अगर नीचे ले रहे हो तो नेगेटिव है। इट इज अ वेरी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात को। बहुत सिंपल है ना? एक बार फिर से x1 निकालना है, कितना हो जाएगा? h प्लस आर कॉस थीटा। y निकालना है, y1 क्या हो जाएगा? k प्लस आर साइन थीटा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी है आपके लिए सवाल। सवाल को देखिए आप ध्यान से। लेट ए लाइन y बराबर 2x, एक लाइन है y बराबर 2x, इंटरसेक्ट द कर्व, इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है a पॉइंट पे, b पॉइंट पे, c पॉइंट पे। हमें OA इंटू OB इंटू OC डिस्टेंस निकालना है ना? OA इंटू OB इंटू OC डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिए इस बात को। मैं पहले छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। y बराबर 2x कैसी लाइन होगी? जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये कर्व को 3 पॉइंट पे कट कर रही है। ये लो, मान लो कर्व का डायग्राम हमें नहीं जानना, हमें कर्व से मतलब ही नहीं है। कर्व क्या है मतलब डायग्राम से मतलब नहीं, डायग्राम कैसा भी बना लो, बस ये सोचो कि आपको एक ज्योमेट्रिकली वो चीज समझ में आना चाहिए। उसने क्या बोला कि ओरिजिन से ये लाइन पास हो रही है, ये कौन सी लाइन है? ये y बराबर 2x आपकी लाइन है। इस लाइन का स्लोप कितना है? 2 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा किसके बराबर है? 2 के बराबर। क्लियर क्लियर क्लियर? y बराबर mx, m कितना है? 2, तो tan थीटा कितना हो गया? 2। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन इस कर्व को 3 पॉइंट पे कट कर रही है, a पे, b पे और c पे। ये बहुत जबरदस्त सवाल है बच्चों। तो आपको निकालना है o इंटू a, o इंटू b, o इंटू सी। आपको तीनों डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना है कि तीनों डिस्टेंसेस क्या आएगी बच्चों। तो ठीक है, तैयार हो जाए, रेडी? चलो मैं एक काम करता हूं, OA डिस्टेंस को मान लेता हूं R1, OB डिस्टेंस को मान लेता हूं R2 और OC डिस्टेंस को मान लेता हूं R3। सही बात है। क्या मुझे कोई बच्चा A का कोऑर्डिनेट बताएगा? कोई बच्चा मुझे A का कोऑर्डिनेट बताएगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? R1। ये आपका कितना पॉइंट है? 0,0। तो कितनी हो जाएगी? 0 प्लस R1 cos थीटा। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अगला हो जाएगा 0 प्लस R1 साइन थीटा। अब बात यह आती है कि cos थीटा और साइन थीटा क्या आएगा? ये 2/1 लिखा हुआ है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये √5 हो जाएगा, और cos थीटा हो जाएगा बेटा 1/√5। तो ये A पॉइंट आ जाएगा आपके सामने R1/√5 कॉमा 2R1/√5, राइट? 2R1/√5। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? तो ये A पॉइंट आ गया। सिमिलरली B पॉइंट भी आ जाएगा, उसके लिए R1 की जगह कितना आ जाएगा? R2। सिमिलरली C पॉइंट भी आ जाएगा, उसमें R2 की जगह कितना आ जाएगा? R3 आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये तीनों पॉइंट एक जनरल पॉइंट की तरह हो गए। ये तीनों पॉइंट एक जनरल पॉइंट की तरफ हो गए, P पॉइंट की तरफ। कैसे हो गए? इसको मान लिया R/√5 और दूसरे को मान लिया 2R/√5, राइट? क्योंकि R1 R2 R3, R1 R2 R3 जो हैं वो कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो, अगर मैं A पॉइंट निकालूंगा, मैं B पॉइंट निकालूंगा और मैं C पॉइंट निकालूंगा, तीनों पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैं A पॉइंट को, B पॉइंट को और C पॉइंट को कर्व में सेटिस्फाई करा सकता हूं। यानी एक इक्वेशन R1 में बनेगी, सेम इक्वेशन R2 में बनेगी, सेम इक्वेशन R3 में बनेगी। यानी R1 R2 R3 की एक जनरल इक्वेशन बना लेता हूं। वो कैसे बना लेता हूं? इस R/√5 2R/√5 को कर्व में पुट करते हैं। आओ पुट करिए। तो x की जगह R/√5, तो यह जाएगा R³ डिवाइडेड बाय 5√5 माइनस 4 टाइम्स y³। इसका मतलब हो जाएगा 8R³ डिवाइडेड बाय 5√5 माइनस का 3 टाइम्स x इंटू वाई। अगर x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2R² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 7x, तो माइनस का 7 इंटू x हो जाएगा आपका R/√5 और ये माइनस का 8, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आप एक काम करिए, पूरी इक्वेशन को R 5√5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा R³
माइनस का 32r³ 5√5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 5√5 से माइनस का 6√5 ये हो जाएगा r²। 5√5 से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस का 35r हो जाएगा, और 5√5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस का 40√5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा माइनस का 31r³ माइनस का 6√5r² माइनस का 35r माइनस का 40√5 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो 31r³ प्लस का 6√5r² प्लस का 35r। बच्चों बिल्कुल बहुत जबरदस्त सवाल है, इज इक्वल टू 0। यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। अब आप देखिए ये आर में क्यूबिक बन गई, बनी नहीं बनी? आर में क्यूबिक बन गई, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे बताओ, फटाफट से बता दो इसके रूट्स क्या क्या होंगे। सर इसका एक रूट R1 होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका एक रूट R2 होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका एक रूट R3 होगा। और हमें क्या चाहिए? OA इंटू OB इंटू OC। O से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी है? R1, यानी हमें चाहिए R1 इंटू R2 इंटू R3। वाह सर मजा आ गया, कोऑर्डिनेट का जवाब सवाल आपने मतलब क्वाड्रेटिक्स से सॉल्व किया, क्या बात है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी आंसर। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 इंटू R3। जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और माइनस में तो मॉड लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 40√5। 40√5 अपॉन 31 विल बी द आंसर। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? सबको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? बताओ फटाफट से। सबको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आई? किस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है बेसिक हमें ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और, एक पैरामेट्रिक फॉर्म और होती है कि जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो अगर इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट अज्यूम करना चाहते हो, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करना चाहते हो तो कैसे अज्यूम करोगे बताओ? कैसे अज्यूम करोगे? टी के फॉर्म में अज्यूम करना हमेशा। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसके ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करना चाहते हो तो x को t पुट कर देना, तो y कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी, है ना। अगर मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 पे एक पॉइंट अज्यूम करना है तो x की जगह t पुट कर दो तो y कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी। इससे पता है क्या होगा? दो पैरामीटर नहीं आएंगे x1 y1, एक ही पैरामीटर में काम हो जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया पैरामेट्रिक फॉर्म? आप देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, थोड़ा फील ले लीजिए, तभी आप अच्छे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। बिल्कुल बहुत इजी सा एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला है तो सर हमें तो याद है tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और हम सर ये भी जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा? 1 प्लस m1 m2 0 के बराबर आ जाएगा, तो m1 इंटू m2 किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर। और दो लाइंस अगर पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है, टू लाइंस आर पैरेलल, तो बताओ क्या होगा? टू लाइंस आर पैरेलल, तो बताइए क्या होगा? स्लोप बराबर होंगे, m1 बराबर m2। ये बात ध्यान रखना कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और पैरेलल है तो m1 बराबर m2। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? मान लीजिए आपके पास ये लाइन दी हुई है, ये एक और लाइन दी हुई है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m है, नहीं पता, पर बीच का एंगल पता है। बीच का एंगल पता है, वी नो दिस एंगल। तो अगर हमें m1 पता है और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट आपको दे रखा है, लेट अस सपोज दिस इज अल्फा और बीटा, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हो जाएगा काम। कैसे? tan थीटा, थीटा पता है तो tan थीटा पता है, तो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, सही बात है, और उसको tan थीटा के बराबर कर दिया तो किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा? m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और m का वैल्यू अगर निकल के आ जाएगा बच्चों तो बस काम हो गया। पॉइंट तो ऑलरेडी पता है ना, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 से हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर्टिकुलर सवालों में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ठीक है, तो इसमें बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग तीन बातें जानेंगे, और तीन बातें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं, है ना। एक तो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला भूल जाते हैं हम बार बार, याद रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखिए, अगर आपके पास ये पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज x1, y1, इस पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इसको हमने नाम दे दिया a पॉइंट, इसको नाम दे दिया b पॉइंट। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आता है बच्चों बताइए? लाइन की इक्वेशन ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। पता है इस लाइन की इक्वेशन, है ना। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी बताइए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों कितनी? ax1 प्लस का by1 प्लस का c डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर की लंबाई आती है और ये हर जगह काम आएगी। इट विल बी यूज्ड इन सर्कल्स,
पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला सब जगह पे यूज होगी। तो प्लीज बच्चों अच्छे से याद रखिएगा इस लाइन की इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। अब बात ये आती है कि हमें इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी बिंदु का लंब पाद। तो बी पॉइंट अगर आपको निकालना है तो बी पॉइंट कैसे निकालेंगे? अगर बी पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है एंड दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों? x माइनस एक्स वन अपॉन ए दैट विल बी इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी अपॉन, बताइए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है? कितने लोग बोलते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है? अगर जो लोग बोल रहे हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली गलत हो। यहां पे केवल और केवल क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चे भूल जाते हैं, वहां पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चिपका देते हैं और कई बार गलती कर देते हैं। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, इमेज की बात तो आएगी सही। इमेज कैसे निकाली जाएगी? x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टू। बस इन दोनों फॉर्मूले में एक ही अंतर होता है। क्या अंतर होता है? यहां माइनस आता है और यहां माइनस टू आता है। तो यहां पे देखिएगा ये फिर से वापस वही हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट 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 राइट, ठीक है। तो तीन बातें देखी, किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला। किसी पॉइंट से अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है किस लाइन पे, और किसी पॉइंट का आपको इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए अगली बात क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट बात? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस। अगर एक लाइन है आपकी a1x प्लस का b1y, सॉरी ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, पता कैसे लगेगा सर पैरेलल है? अरे पता कैसे लगेगा पैरेलल है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा, तो पता लग जाएगा दोनों पैरेलल है। अब दोनों लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या आएगी? मॉड के अंदर c1 माइनस c2, दोनों के कांस्टेंट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही दो पैरेलल लाइंस दिखी, जेईई मेंस में सवाल आया था 2020 के आसपास कि अगर दो पैरेलल लाइंस से उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, पर वहां पे तीन पैरेलल लाइंस थी, तो तीन पैरेलल लाइंस थी तो दो बार फॉर्मूला लग रहा था वहां पे, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया जिसका P1 और P2 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड होगी, एक ही वाला पेयर होगा, एक ही वाला पेयर होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो P1 P2 होगी, तो आंसर आ जाएगा P1 इंटू P2, और साइन थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल होगा, अपोजिट साइड। देखो बिटवीन टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड। कोई भी दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल थीटा होगा। वैसे ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर इसको याद नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं, इसको जरूर याद रखिएगा। चार लाइंस की इक्वेशन आपके सामने है, एक है y बराबर m1x प्लस c1, तो दूसरी क्या है? y बराबर m1x प्लस c2। पैरेललोग्राम की बात चल रही है, तो आमने सामने वाली साइड आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे, बस c1 c2 का अंतर होगा। बाकी दो लाइंस क्या जाएगी? y बराबर m2x प्लस d1 और दूसरी हो जाएगी y बराबर m2x प्लस d2। इस पैरेललोग्राम का एरिया आता है c1 माइनस c2 इंटू में d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। इससे सिंपल फॉर्मूला कोई नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, इससे सिंपल फॉर्मूला कोई नहीं हो सकता। किस केस में? जब आपको चारों लाइंस की इक्वेशन पता है। याद रखना, द लाइन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस c, है ना? y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में होनी चाहिए। दो लाइंस के स्लोप सेम होंगे, बाकी दोनों लाइंस के स्लोप सेम होंगे, तो दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस इनटू दूसरी बची हुई दोनों लाइंस के कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन दोनों के स्लोप का डिफरेंस। तो c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। चलिए ये बहुत आसान है। अगर इस लाइन की मुझे पैरेलल लाइन निकली है तो वो ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर मुझे ax प्लस का बी वाई प्लस का c इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो वो हो जाएगी bx माइनस का ए वाई प्लस का म्यू डैट विल बी इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहुत सिंपल सी बात कि अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है और वो ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो वो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर लिखनी है। वैसे आप वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। अगर आपको एक लाइन पता है और उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? -1 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से। ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन। अब यहां पे एक पॉइंट आ रहा है, दिस इज P पॉइंट, दिस इज x1 y1,
और ये पॉइंट है आपका Q एंड दैट इज x2 कॉमा y2। हमें ये पता लगाना है कि पॉइंट्स जो हैं वो आपके सेम साइड होंगे या फिर पॉइंट्स जो है वो अपोजिट साइड होंगे, ये हमें पता लगाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कैसे पता लगाएंगे उसकी थ्योरी आप देखिए यहां पे। लेट द गिवन लाइन बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और p पॉइंट और q पॉइंट दे रखा है, बी टू पॉइंट्स। इफ द क्वांटिटीज, अब क्वांटिटीज क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c, यानी आपने क्या किया, इस लाइन में x1 y1 पॉइंट को पुट कर दिया, फिर इस लाइन में x2 y2 पॉइंट को पुट कर दिया। अब इन दोनों की वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको लाइन गिवन है, आपको दो पॉइंट्स पता है, उन दोनों लाइंस पॉइंट्स को अगर लाइन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो दोनों से आपको वैल्यू मिलेगी। और दोनों से अगर वैल्यू मिलेगी तो क्या बोला गया है, हैव द सेम साइंस। हैव द सेम साइन का मतलब या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, यानी कहने का मतलब ax1 प्लस का by1 प्लस का c, यही बोला जाना है यहां पे। और दूसरा हो जाएगा ax2 प्लस का by2 प्लस का c, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, तो सेम साइन, देन बोथ द पॉइंट्स p एंड q लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, वो सेम साइड लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये q पॉइंट उस तरफ चला जाएगा, तो या तो दोनों पॉइंट उस तरफ होंगे या फिर दोनों पॉइंट इस तरफ होंगे। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, आपको यह पता लगाना है कि वो लाइन के सेम साइड आएंगे या अपोजिट साइड आएंगे। आपने दोनों पॉइंट्स को बारी बारी लाइन में पुट किया, पहले पॉइंट को पुट किया, फिर दूसरे पॉइंट को पुट किया, और दोनों से सेम साइन मिला, यानी दोनों से या तो नेगेटिव साइन मिला या फिर दोनों से पॉजिटिव साइन मिला, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होगी तो दोनों क्वांटिटीज का नेगेटिव तब भी मल्टीप्लीकेशन तब भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव होगी तो भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है या फिर दोनों का सेम साइन मिल रहा है, तो पॉइंट P एंड Q लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड पे लाई करेंगे, या तो उस तरफ होंगे या फिर इस तरफ होंगे। इफ द क्वांटिटीज हैव अपोजिट साइन का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन या तो नेगेटिव आ जाए, या तो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ही आ जाए, एक पॉजिटिव हो जाए दूसरी नेगेटिव, या फिर पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन तो अल्टीमेटली क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन अगर अल्टीमेटली नेगेटिव आ रहा है तो जो पॉइंट्स होंगे वो अपोजिट साइड होंगे लाइन के, यानी एक पॉइंट अगर उस तरफ होगा तो दूसरा पॉइंट इस तरफ होगा। राइट, इज इट क्लियर? मैं दोबारा समझाता हूं। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये दोनों आपके ऐसे आ गए इस तरीके से। अगर दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ गया, अगर दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पॉइंट सेम साइड हो गए। समझ रहे हैं? और दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव आ गया तो पॉइंट्स क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे लाइन के। पॉइंट्स जो हैं वो क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे लाइन के। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए अब कॉन्करेंसी ऑफ तीन लाइंस, थ्री लाइंस की बात करते हैं। लाइंस कॉन्करेंट कब होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंसी? करंट कब लगेगा लाइंस को, है ना? तो लाइंस को करंट कब लगेगा, जब तीनों एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही होगी। तो तीन लाइंस आपके पास क्या क्या है, एक तो a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, और तीसरी है a3x प्लस का b3y प्लस का c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है बच्चों, यानी इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम, तो इसके दो प्रोसीजर होते हैं। पहला प्रोसीजर तो क्या है, मेथड नंबर 1, अगर आपको ये दोनों लाइंस पता है तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर दिया तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो। राइट, तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 क्या होगा, मेथड नंबर 2 होगा ये डिटरमिनेंट 0 होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। अब दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप करिए, पर कई बार क्या होता है कि मेथड नंबर 1 फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? मान लीजिए इस लाइन में कोई वेरिएबल है और इस लाइन में भी कोई वेरिएबल है, सेम वेरिएबल k, और यहां पे भी k है, तो आप कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे? आपके पास तो एक ही सिंगल लाइन है जो पता है, बाकी दो लाइंस तो पता ही नहीं है। तो उस केस में फिर आप ये यूज करिए कि डिटरमिनेंट जो होगा, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट दैट शुड बी इक्वल टू 0 इफ द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा बच्चों,
शून्य। ठीक है, चलिए ये बहुत छोटी सी बात है, ये आप लोग जानते भी हैं। अगर मुझे किसी पॉइंट P x, y का रिफ्लेक्शन निकालना है x एक्सिस में, तो x एक्सिस में अगर x, y ये रहा, अगर इसका रिफ्लेक्शन निकालना है x एक्सिस में तो वो हो जाएगा x, -y। अगर उसका रिफ्लेक्शन निकालना है आपको y एक्सिस में तो -x, y हो जाएगा। ओरिजिन में अगर रिफ्लेक्शन निकालना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो वो -x, -y हो जाएगा। और y बराबर x में रिफ्लेक्शन निकालना होता है तो पॉइंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। मान लीजिए 2, 3 का रिफ्लेक्शन निकालना है आपको y बराबर x में तो 3, 2 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, समझ गए बात को? 2, 3 का रिफ्लेक्शन, 2, 3 का रिफ्लेक्शन किस में? y बराबर x में 3, 2 हो जाएगा। बाकी कोई भी रिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब एक तरह से इमेज ही होता है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं उस फॉर्मूले की मदद से। क्योंकि पॉइंट भी आपको पता है, लाइन की इक्वेशन भी पता है, तो फिर क्या दिक्कत है, निकल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अब ये आपकी दो लाइंस आ गई इस तरीके से। ये आपकी है बेटा L1 इज इक्वल टू 0 और ये है आपकी L2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस है आपके। तो बाइसेक्टर्स कैसे आएंगे बेटा? कितने बाइसेक्टर होंगे टोटल मिला के? देयर विल बी 2 बाइसेक्टर। एक बाइसेक्टर आपका इस तरह से आएगा, एक बाइसेक्टर इस तरह से आएगा। तो बाइसेक्टर नंबर 1, बाइसेक्टर नंबर 2। और एक बात सबसे पहली तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों बाइसेक्टर्स, पहली बात पॉजिटिव। बाइसेक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, ध्यान रखनी है। पहली बात तो दोनों बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? दोनों बाइसेक्टर L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं, है ना। कभी कभार हम ये भी भूल जाते हैं, हालांकि ये भूलने की चीज नहीं होती, पर सवाल हमारे सामने होता है तो हम भूल जाते हैं कि बाइसेक्टर जो होता है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करता है। अब बात क्या है? बात यह है कि बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन बड़े सिंपल फॉर्म में लिखी जाती है बेटा। वो होती है, दो लाइंस आपको दे रखी है। पहली लाइन की इक्वेशन है आपकी a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है आपकी a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। इनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन क्या होती है? देखो, मैं प्रूफ नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूं। a1x प्लस का b1y प्लस का c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, अगला हो जाएगा a2x प्लस का हो जाएगा b2y प्लस का c2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर। ये बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होगी। दो बाइसेक्टर्स आएंगे, एक प्लस साइन लेने से आएगा, एक माइनस साइन लेने से आएगा। बहुत सिंपल है। यानी लाइन नंबर 1 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस लाइन नंबर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर? ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा। कितना आसान है, देखिए, बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी, है ना, टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, पहले तो सी के साइन को पॉजिटिव बनाइए, है ना। मेक सी साइन पॉजिटिव। पहले तो आप क्या करेंगे? सी के साइन को पॉजिटिव बनाएंगे। इसमें क्या होता है? एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, एक अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है? उसका थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सी के साइन को पॉजिटिव बनाइए। देन इफ अगर a1 इंटू a2 प्लस का b1 इंटू b2, a1 इंटू a2 का मतलब a1 इंटू a2 और b1 इंटू b2 को मल्टीप्लाई किया, अगर ये पॉजिटिव आया, इसका वैल्यू, तो प्लस साइन लेने से बेटा जो बाइसेक्टर मिलेगा वो ऑब्ट्यूस होगा और माइनस साइन लेने से जो बाइसेक्टर होगा वो आपका अक्यूट होगा। सिमिलरली इफ अगर a1 इंटू a2 प्लस का b1 इंटू b2 का वैल्यू नेगेटिव आया, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, प्लस वाला साइन लेने से आपको क्या मिलेगा? प्लस वाला साइन लेने से मिलेगा यहां पे अक्यूट और माइनस वाला साइन लेने से मिलेगा आपको क्या? ऑब्ट्यूस। सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बार बार ये भूल जाते हैं कि कब कौन सा ऑब्ट्यूस होगा और कौन सा अक्यूट होगा। तो मैं बहुत सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं, उसको याद रखने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 का जो साइन है वही ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का साइन है। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, तो ऑब्ट्यूस का भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव लेने से ऑब्ट्यूस मिलेगा। और a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन नेगेटिव आ रहा है, तो भाई साहब नेगेटिव लेने से आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। क्लियर? इज इट क्लियर? सबको ये बात क्लियर आई? क्लियर आई मतलब समझ में आई? सही बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। राइट बच्चों? चलिए,
तो यहां पे देखिए अगला, जनरल इक्वेशन एंड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह सारा यहीं से निकलता है और जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से ही सारे कर्व का आविष्कार हुआ। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफली हम बात करेंगे, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखता हूं बच्चों आपके सामने। ये है आपकी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और एक बात ध्यान रखिए, ये पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी, या मैं ऐसा कह सकता हूं दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। कब करेगी? अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ना, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है तो आपका डेल्टा 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डेल्टा बच्चों 0 आना चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर डेल्टा क्या होता है? डेल्टा बड़ा खूबसूरत होता है भाई, डेल्टा बड़ा खूबसूरत होता है। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ए बी सी प्लस का 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। किसको? इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करें, यह आपका सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकती है, यह आपका पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकती है, एलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकती है, हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो डेल्टा अगर 0 होगा तो इसका मतलब यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। बच्चा मुझे पता है बहुत बार शिकायत लेके आता है, सर मेरी कुछ परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी क्या? सबसे पहली परेशानी तो ये कि सर ये फॉर्मूला याद रखने में मैं असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू लर्न दिस फॉर्मूला। ये मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता है, मैं बहुत सी बार इस फॉर्मूले को भूल जाता हूं या भूल जाती हूं। तो बेटा इसके लिए तो देखो कोई ट्रिक नहीं है, पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद करने की। वो ट्रिक याद करने की क्या है? इसका एक डिटरमिनेंट भी बनता है, आपको याद होगा, और वो डिटरमिनेंट भी 0 होता है, वो डेल्टा के बराबर ही होता है, वो डेल्टा के बराबर ही होता है डिटरमिनेंट। तो डेल्टा के बराबर ही वो डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है? ये इस तरीके से। सही बात है ना? सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो हमने क्या किया, हमने इसको याद करने का तरीका बना लिया, आप और हमने, है ना? देखो तो तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है। ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, है ना? ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, खत्म। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। आज से 10 साल बाद ही हम मिलेंगे ना, और मैं आपसे पूछूंगा यार वो बेटा डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे सर वो AHG HBF GFC। अब तो याद ही हो गया होगा। अब आपको डायलॉग याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में वो डायलॉग बोलो और डिटरमिनेंट को छाप दो, मन में वो डायलॉग बोलो, डिटरमिनेंट को छाप दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर आता है तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अब यहां से दो लाइंस निकाली जाती है। अब दो लाइंस कैसे यहां से निकाली जाती है वो मैं आपको बताता हूं, हाउ टू कैलकुलेट टू लाइंस फ्रॉम हेयर। तो आपको क्या करना है, इसको x में क्वाड्रेटिक बना लो। तो ax स्क्वायर प्लस का अगर मैं x कॉमन निकालूंगा यहां से तो ये दिखाई देगा 2hy प्लस का 2g, ये आपको दिखाई देगा 2hy प्लस का 2g, इस तरह से दिखाई देगा, प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2fy प्लस का c, प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2fy प्लस का c, और ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ये आपकी क्या करा मैंने, x में क्वाड्रेटिक बना दी। अगर ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी तो x का जो वैल्यू निकलेगा यहां से बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसको हम बाबास फॉर्मूला बोलते हैं, वो हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से आप वो लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर ये लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी तो। अदरवाइज यहां से x की वैल्यू लीनियर फैक्टर्स में नहीं आएगी, वो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये इसको दो पार्ट्स में तोड़ने का तरीका हो गया। तो यहां से आपको दो लाइंस मिल जाएगी। अब कई बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये दो लाइंस हमने निकाली, पर हमसे तो कभी डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए, कभी हमसे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि यार एक काम कर, मुझे उन दोनों लाइंस को निकाल और दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता। तो पहली बात तो ये कि दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वो दोनों लाइंस को निकालना जरूरी नहीं होता है, वो दोनों लाइंस को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम इसको फंक्शन बोल देते हैं। कौन सा फंक्शन बोल देते हैं? फाई x, y, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो डेल फाई बाई डेल एक्स निकालेंगे और फिर डेल फाई बाई डेल वाई निकालेंगे। डेल फाई बाई डेल एक्स का मतलब क्या हो गया कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको y को कांस्टेंट मानते हुए। तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा बच्चों, बताओ? सबसे पहला टर्म आएगा बच्चों 2ax प्लस का y को कांस्टेंट मानते हुए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। दूसरा आ जाएगा 2hy, by स्क्वायर का 0 हो जाएगा, 2gx का आ जाएगा प्लस का 2g,
2fi 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, ये हो गया। दूसरा देखिए आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2by प्लस का 2hx प्लस का 2f। ये दो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखाई दिए। एक बार x के रेस्पेक्ट में किया y को कांस्टेंट मानते हुए, और एक बार y के रेस्पेक्ट में किया x को कांस्टेंट मानते हुए। ये दो रिलेशन आ गए, ये दो लाइंस की इक्वेशन दिखाई दे रही होगी आपको, ये दो लाइंस की इक्वेशन दिखाई दे रही होगी। तो आप सोचेंगे सर चमत्कार, मिरेकल। नहीं, ये वो दोनों लाइंस नहीं है जो यहां से आने वाली थी, ये वो दोनों लाइंस नहीं है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। पर यहां से इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने से, इन दोनों लाइन को क्या करने से, साग करने से, साग का मतलब सॉल्व एंड गेट से, जो आपको पॉइंट मिलेगा वो वही पॉइंट होगा जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी। जो ये लाइन यहां से जो दो लाइंस आ रही होगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां से जो दो लाइंस आएगी उन दोनों लाइंस का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको चाहिए तो डेल फाई बाय डेल एक्स निकालिए, डेल फाई बाय डेल वाई निकालिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट रिमेंबर, वो दो लाइंस आएगी, वो दो लाइंस यहां से रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस नहीं होगी। टू बी वेरी केयरफुल, डिस्क्लेमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अब बात यह आती है कि सर जो दो लाइंस होती है, सर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? अब होमोजीनियस इक्वेशन में आप सभी को बता देता हूं, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। कौन सी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी? जो ओरिजिन से पास करेगी। यानी एक लाइन तो होगी y बराबर m1x और दूसरी होगी आपकी y बराबर m2x। सही बात है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि खुद ओरिजिन से पास कर रही है। ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। होमो का मतलब सेम, सेम डिग्रीज के साथ आपके मिल रही है। अब ध्यान से देखिए एक बात को, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है ना, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा a प्लस 2 टाइम्स h y बाय एक्स प्लस का b टाइम्स ऑफ y बाय एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। हियर यू कैन सी इट विल बी b इंटू y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2h इंटू में y बाय एक्स प्लस का a इज इक्वल टू 0। ये y बाय एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। तो y बाय एक्स क्या होता है? यहां से देखिए y बाय एक्स का वैल्यू एक m1 है और y बाय एक्स का वैल्यू एक m2 है। तो y बाय एक्स में अगर क्वाड्रेटिक है तो ये दो रूट आएंगे इसके, एक आएगा m1 और एक m2। तो याद रखना है m1 प्लस m2 आ जाएगा आपका माइनस 2h बाय b और m1 इंटू m2 आ जाएगा बेटा a बाय b। इसको क्या करना है? डब्बे में बंद करना है, चांद तारे लगाने हैं और इसको मेमोराइज करना है। सही बात है। सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2 माइनस 2h बाय b और m1 इंटू m2 ये a बाय b होगा। सर अगर ये दो लाइंस आएगी, अगर ये दो लाइंस आएगी तो इनके बीच पे एंगल भी आएगा। सर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सर इन दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला बता दीजिए सर, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा tan थीटा और वो बराबर आता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। याद रखना है इसको भी। किसको याद रखना है? इसको भी याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, रखाना नहीं है, रखना है, वो गलत हो गया। ठीक है, याद रखना है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अच्छा ध्यान रखिए a क्या है और b क्या है। अच्छा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर वो दो लाइंस जो रिप्रेजेंट हो रही है, वो दो लाइंस अगर जो रिप्रेजेंट हो रही है वहां से वो परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब क्या होगा? थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। अगर किसी भी होमोजीनियस हो, चाहे सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, दोनों में अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को जोड़ने से 0 मिल रहा है तो वहां से रिप्रेजेंट होने वाली दोनों लाइंस हमेशा कैसे होगी? परपेंडिकुलर। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होगी? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा तो लाइंस कैसी हो जाएगी? लाइंस हो जाएगी पैरेलल। लाइंस कैसी हो जाएगी? पैरेलल। उसके पीछे कारण है थीटा 0 हो जाएगा। थीटा अगर 0 हो गया तो एच स्क्वायर बराबर ए बी। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक बात और, अब जैसे यहां से दो लाइंस रिप्रेजेंट होगी, दो लाइंस अगर रिप्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली बात है दो लाइंस रिप्रेजेंट होगी क्योंकि डेल्टा 0 आ रहा होगा। अगर डेल्टा 0 आ रहा होगा, दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही होगी तो उन दोनों का एंगल बाइसेक्टर भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? अगर दोनों का एंगल बाइसेक्टर आएगा, उसकी कंबाइंड इक्वेशन भी मैं आपको बताता हूं। उसकी कंबाइंड इक्वेशन होती है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। ये क्या है? कंबाइंड एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन। कंबाइंड एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, कंबाइंड एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन होती है। हमें डायरेक्ट
ये इक्वेशन मिल जाएगी फॉर्मूला अगर पता है तो। हमें दोनों लाइंस को सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं निकालनी, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रोसेस होता है आपका होमोजिनाइजेशन का प्रोसेस। ये होमोजिनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है यार? कुछ नहीं होता, बहुत ईजी सा होता है। आपको बस एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है। किसका स्टेटमेंट ध्यान रखना है? ये स्टेटमेंट ध्यान रखो, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन OP एंड OQ जॉइनिंग द ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द इक्वेशन ऑफ वन होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ, बस इतना सा ध्यान रखिए, जॉइंट इक्वेशन है ना ऑफ P एंड Q, यहां तक। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन OP एंड OQ, OP और OQ की जॉइंट इक्वेशन अगर आपको मांगता है, अगर आपको OP और OQ की जॉइंट इक्वेशन अगर मांगता है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है LX प्लस MY प्लस का N इज इक्वल टू 0। ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये भी आपको दिया हुआ है, ये रहा AX स्क्वायर प्लस 2HXY, ये भी एक कर्व है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर इसकी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए OP और OQ की, कंबाइंड इक्वेशन का मतलब दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो आपको लाइन और कर्व को होमोजिनाइज करना पड़ेगा। अब होमोजिनाइज कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। लाइन की मदद से, लाइन की इक्वेशन की मदद से आप किसका वैल्यू निकालेंगे? 1 का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि बात करूं यहां पे, ये हो जाएगा LX प्लस का MY, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का N, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का N। तो यहां से हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा अपना LX अपॉन LX प्लस का MY डिवाइडेड बाय माइनस का N, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 का वैल्यू कहां पुट करेंगे? हम कर्व के अंदर। और कर्व के अंदर कहां कहां पे पुट करेंगे वो आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए यहां पे पुट किया होगा AX स्क्वायर, यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे भी डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 2 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 की वैल्यू से, और यहां पे डिग्री 2 बनाने के लिए इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये उस टाइप की फॉर्म आएगी। कौन से टाइप की फॉर्म? AX स्क्वायर प्लस का 2HXY प्लस का BY स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए हम क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला सवाल आप देखिए, सबसे पहला सवाल है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 से पाई फॉर विच द पॉइंट 1,2 एंड साइन थीटा कॉस थीटा लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आपको दे रखी है एक लाइन, और ये जो दोनों पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट है? एक तो 1,2 है और एक पॉइंट है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों सेम साइड लाई करेंगे। अगर दोनों सेम साइड लाई करेंगे इसका मतलब दोनों को लाइंस में पुट कर दो। अगर दोनों को लाइन में पुट कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। यानी 1 प्लस 2 माइनस का 1 इंटू में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये तो एक पॉजिटिव नंबर है तो 0 की तरफ चला जाएगा, खत्म हो गया। तो केवल और केवल बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू में साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/√2 इंटू में कॉस थीटा इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1/√2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी π/4 प्लस का थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2, यानी साइन थीटा 1/√2 से बड़ा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि π/4 प्लस थीटा जो है वो आपका जाएगा 2n पाई प्लस π/4 से लेके कहां तक? 2n पाई प्लस 3π/4 तक। सही बात है। और अगर π/4 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2n पाई से लेके थीटा का वैल्यू कहां तक जाएगा? 2n पाई प्लस π/2 तक। अगर मैंने यहां पे n तो इंटीजर होगा, अगर मैंने यहां पे n का वैल्यू 0 पुट कर दिया, अगर n का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? थीटा का वैल्यू 0 से लेके π/2 तक जाएगा, जो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू विच ऑप्शन? दैट विल बी इक्वल टू ए ऑप्शन। सही है बच्चों? ये बात ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2, तो थीटा जो होगा वो 2n पाई का मल्टीपल होता है साइन थीटा, इसलिए 2n पाई प्लस π/4 से लेके 2n पाई प्लस 3π/4 तक जाएगा। ये इनइक्वालिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सपोज दैट द पॉइंट्स h, k 1,2 एंड -3,4 लाई ऑन द लाइन L1 इफ अ लाइन L2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स h, k एंड 4,3 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो k, h बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। पहले तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा बच्चों? k-2, इट विल बी k-2
माइनस टू डिवाइडेड बाय एच माइनस वन, दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों पॉइंट से भी लाइन का स्लोप निकल जाएगा, 4 माइनस टू डिवाइड बाय माइनस थ्री माइनस का 1, तो यह आ जाएगा k माइनस टू डिवाइड बाय एच माइनस वन, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2k माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस एच प्लस का 1, तो ये आ जाएगा h प्लस 2k, दैट विल बी इक्वल टू 5। ये पहला रिलेशन आ जाएगा, ये पहला रिलेशन आ जाएगा बच्चों, h प्लस 2k इज इक्वल टू 5। अब आपको क्या बोला गया दूसरी बात कि L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो k माइनस का 3 अपॉन हो जाएगा h माइनस का 4, वो इसके परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के, यानी इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आया था माइनस का 1/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1। इसका स्लोप कितना आया था -1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 3 इज इक्वल टू 2h माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 2h माइनस का k और माइनस का 5, दैट विल बी इक्वल टू 0, और यहां से आप देख सकते हैं कि h प्लस 2k दैट विल इक्वल टू 5, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, ये कितना आ जाएगा 2k आएगा, ये इट विल बी 2k, इट विल बी 2k, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो h आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3k, सब्ट्रैक्ट करने से 5 से 5 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, हमें k बाय h का वैल्यू निकालना है आई थिंक, तो h अगर 3k के बराबर आ गया तो k बाय h आ जाएगा हमारा 1/3, एंड दैट विल बी द आंसर। हमने h और k का वैल्यू नहीं निकाला, डायरेक्टली h बाय k आ गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/3, दैट विल बी इक्वल टू बी ऑप्शन। सही बात है बच्चों, सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 3k बराबर, तो यहाँ पे k बाय h नहीं होगा, इसको बी ऑप्शन कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू बी ऑप्शन, दैट विल बी इक्वल टू बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, कंसीडर द सेट ऑफ ऑल द लाइंस px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0। अब इस तरह के सवालों को करने का एक प्रोसेस होता है, कॉन्करेंसी वाला प्रोसेस, है ना, द लाइंस आर कॉन्करेंट, है ना, तो कॉन्करेंट वाला शब्द अगर मुझे दिख रहा है और ये लाइन क्या है इस तरीके से दी हुई है कि ये कंडीशन 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ध्यान से देखिए, यहां पे x और y के अलावा जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू आप यहां से निकालिए, तो r बराबर आ जाएगा 3p प्लस का 2q माइनस का, है ना, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4, ये आपका r का वैल्यू आ गया। अब r का वैल्यू उठा के कहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां पे, तो ये हो जाएगा px प्लस का qy, और r का वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस का 3p/4 माइनस का 2q/4, यानी माइनस का q/2, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर आपने p को कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा x माइनस 3/4, अगर आपने q को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा y माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू 0। इसको p से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 की फॉर्म, और ये कॉन्करेंट होने के लिए एक फिक्स पॉइंट से पास करने के लिए L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, जो कि हो जाएगा x बराबर 3/4 एंड y बराबर 1/2, x बराबर 3/4 एंड y बराबर 1/2, यानी ये वाली। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइंस भी ध्यान रख सकते हैं हम, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली तीसरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बी ऑप्शन हो जाएगा। The number of integral values of m stored at the abscissa of the point of intersection of the lines, this and this is also an integer। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए, तो बताइए क्या आंसर आ रहा है। अगर आप भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर देखते हैं आप, सही है कि नहीं है, तो आपको बताना है एब्सिसा। एब्सिसा मतलब इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक तो है भाई साहब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, और एक है y बराबर mx प्लस 1, तो 3x प्लस का 4, y की जगह आ जाएगा mx प्लस का 1 इज इक्वल टू 9, तो यहां से आपको मिल जाएगा 3x प्लस का 4mx, दैट विल बी इक्वल टू 8, दैट विल बी इक्वल टू 8, नहीं 8 नहीं आएगा, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, चेक कर लीजिए एक बार, 3x प्लस का 4mx प्लस का 4, 9 माइनस ये 5 के बराबर आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5/3 प्लस 4m। तो हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सो दैट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये एब्सिसा इंटीजर बन जाए। अब ये इंटीजर कब बनेगा बताओ, एक बार तो 3 प्लस 4m 5 के बराबर हो जाए, ये एक बार 3 प्लस 4m -5 के बराबर हो जाए, एक बार 3 प्लस 4m ये -1 के बराबर हो जाए, और एक बार +1 के बराबर हो जाए, राइट, एक बार +1 के बराबर हो जाए और एक बार -1 के बराबर हो जाए, तभी इंटीजर बन सकता है एक्स पॉइंट। तो आप देखिए, तो आपको मिलेगा 4m बराबर, सब में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2, ये -8, ये -4,
और ये हो जाएगा -2, तो m बराबर एक तो आ जाएगा 1/2, एक -2, एक -1, एक -1/2। तो आपको कितनी इंटीग्रल वैल्यूज मिल रही है m की? हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, जो कि एक -2 के बराबर है और एक -1 के बराबर है। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, राइट? चलिए, तो ये कुछ सवाल हमने किए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अगला चैप्टर आ गया जो कि सर्कल से है ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल, पर हम आज ही पढ़ेंगे, है ना, पर हम आज ही पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल, पर हम आज ही पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें सबसे पहले आता है सेंट्रल फॉर्म। अब सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? ये सर्कल को तब रिप्रेजेंट करेगा जब एक तो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए और a बराबर b होना चाहिए, एंड कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, डेट इज h बराबर 0, डेट इज h बराबर 0। a बराबर b होना चाहिए, बात ध्यान रखना, a शुड बी इक्वल टू b, कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0 एंड h विल बी इक्वल टू 0। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यू शुड बी बेटर रिमेंबरिंग दिस थिंग्स। सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी कौन? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब आती है इसकी सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म का मतलब क्या हो गया? अगर आपको इसका सेंटर पता है, मान लीजिए इसका सेंटर है आपका अल्फा कॉमा बीटा, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर सर्कल की रेडियस r है तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरल मस्त सी इक्वेशन, जनरल मस्त सी इक्वेशन। मैं इसको ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल नाम नहीं देता हूं, मैं नाम देता हूं जनरल मस्त सी इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत मस्त होती है। ये इक्वेशन होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है ये? जनरल मस्त सी इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर जो होता है बाबा वो होता है -g माइनस f, और इसका रेडियस जो होता है बाबा वो होता है अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। याद रखे, कंठस्थ हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, मैंने आपको बता दी। इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन एक्सिस। अब ऑब्वियस ही बात है, ये सर्कल है, ये इंटरसेप्ट काटेगा एक्स एक्सिस पे या ये इंटरसेप्ट काटेगा वाई एक्सिस पे। इन इंटरसेप्ट की लंबाई क्या क्या आएगी बताओ? अगर मैं बात करूं एक्स इंटरसेप्ट की लंबाई की तो वो होती है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस का सी, और अगर अपन वाई इंटरसेप्ट की लंबाई की बात करें तो वो होती है 2 टाइम्स अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। सही बात है। अगर जी स्क्वायर का वैल्यू सी के बराबर आ गया तो सर्कल किसको टच करेगा? सर्कल टच एक्स एक्सिस। सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि लेंथ 0 कर दी, और लेंथ अगर 0 कर दी इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा होगा, वो टच करता हुआ निकल जाएगा। जी स्क्वायर बराबर सी, और जी स्क्वायर इज लेस देन सी, तो सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। सेम विद एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सर्कल विद टचेस वाई एक्सिस, है ना। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अगर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी है तो क्या होगा बच्चों? सर्कल टचेस कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी तो इंटरसेप्ट काटेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 टाइम्स अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। अब डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है बच्चों? ये देखो, ये आपके एंड पॉइंट्स है डायमीटर के, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दे रखा बच्चा x1, y1, ये पॉइंट आपको दे रखा बच्चा x2, y2। अब मुझे क्या निकालना है? इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी डायमेट्रिक फॉर्म में। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, यानी मुझे इस P पॉइंट का लोकस निकालना है, क्योंकि ये P पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो सर्कल की इक्वेशन आती है बालक x माइनस x1 n2 में, अरे 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 गड़बड़ हो गया, x माइनस x1 n2 में x माइनस x2 प्लस का y माइनस y1 n2 में y माइनस y2 बराबर 0। ये सर्कल की इक्वेशन आती है डायमेट्रिक फॉर्म में। डायमेट्रिक फॉर्म में मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर पता है तो सर्कल होगा x माइनस x1 n2 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 n2 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब पैरामेट्रिक फॉर्म्स ऑफ सर्कल बताइए। पैरामेट्रिक फॉर्म्स ऑफ सर्कल की बात करूं, मान लीजिए सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस r है, तो इसके ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा r cos थीटा, r sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सही बात है। अगर मेरे पास सर्कल है ये वाला x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका बताओ? अल्फा प्लस r cos थीटा।
और बीटा प्लस आर साइन थीटा। पुट करके देख लो, पुट करके देख लो। एक्स की जगह अल्फा प्लस आर कॉस थीटा पुट कर लो, और वाई की जगह बीटा प्लस आर साइन थीटा पुट करके देख लो। सेटिस्फाई करेगा, पक्की बात है सेटिस्फाई करेगा। और एक बात और बता दूं, वो जनरल मस्त सी इक्वेशन जो आपको बताई गई थी ना, वो जो जनरल मस्त सी इक्वेशन आपको बताई गई थी ना, उसमें एक बात ध्यान रखना, उसके लिए जितने भी फॉर्मूले यूज करोगे, यू शुड रिमेंबर वन थिंग, जो बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 1 बना लेना यार, 1 बना लेना यार। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को 1 बना लेना, तभी सारे फॉर्मूले यूज करना। रेडियस भी अगर निकाल रहे हो ना, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वो भी तब निकलेगी जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होंगे। यानी अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर लेना भाई, कर लोगे ना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तभी तो देखिए, इसको आप सॉल्व करके देखिए, आप यहां पहुंच जाओगे। तभी तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ आ रहा है, और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ रही है। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा और माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। अब आर कौन होगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो कैसे बताएंगे? बताओ, ये आपका सर्कल है, ये आपका पॉइंट है, अगर ये आपका सेंटर है, अगर मान लीजिए ये पी पॉइंट है, अगर मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आ गई, यानी कहने का मतलब सीपी अगर आर से बड़ा हो गया, तो पी कहां पे होगा भाई साहब? आउटसाइड। देसी तरीका, बहुत सिंपल तरीका। अगर सीपी का वैल्यू रेडियस से छोटा आ गया, तो पी कहां पे होगा? इनसाइड होगा। और सीपी और आर अगर आपस में बराबर हो गए, तो पी होगा ऑन सर्कल। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? समझते हो कि नहीं समझते इस बात को? बिल्कुल क्लियर है, बहुत इजी सी कहानी है। आप तो बस इतना सा ध्यान रखो, अगर आपने सेंटर और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल लिया, तो अगर वो रेडियस से छोटी आ रही है तो पॉइंट इनसाइड होगा, रेडियस से बड़ी आ रही है तो आउटसाइड होगा, और रेडियस के बराबर आ रही है तो ऑन द सर्कल होगा। क्लियर है सबको? अब चलिए एक सवाल देखिए यहां पे, है ना। इसका एक तरीका और होता है, इसका तरीका ये होता है कि S1 ग्रेटर देन 0 तो P आउटसाइड। सही बात है, S1 इज लेस देन 0 P इनसाइड, और S1 इज इक्वल्स टू 0 तो P ऑन सर्कल। ये कैसे सर? S1 का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1? S1 होता है आपका पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब बिंदु की शक्तियां, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब वो जो पॉइंट आपको दिया हुआ है x1, y1 P पॉइंट जो है, उसको आपने सर्कल में पुट किया, और सर्कल में पुट करने से अगर वहां से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर वहां से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड है। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर पुट करने से वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वो पॉइंट अंदर है, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो पॉइंट कहां है? सर्कल के ऊपर है। एक बहुत बढ़िया सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखिए इस सवाल को ध्यान से, देखिए इस सवाल को। सवाल क्या है? लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एट ए एंड बी। ये पैराबोला है, ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स विल लुक लाइक दिस, और एक लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये इस कर्व को ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपको एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है जिसका ए बी डायमीटर होगा। ए बी डायमीटर होगा। अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है सर। कैसे आसान है सर? बहुत आसान। कैसे सर बताइए? आप ए पॉइंट निकाल लेंगे सर, आप बी पॉइंट निकाल लेंगे, और हम फॉर्मूला लगा देंगे सर। आपने सिखाया अभी, कौन सा फॉर्मूला? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। सवाल खत्म हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, दोनों को सॉल्व करके देखो। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह पुट कर दो 8 माइनस वाई, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, इसका फैक्टर करो, निकालो वाई। 2 वाई निकाल के दिखाओ यहां से। तो वाई का वैल्यू कितना आएगा यहां से? वाई इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है -8 डिवाइडेड बाई 2। तो वाई कितना आ जाएगा? -8। वाई बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। ये ले भाई, ये ले, y1 y2 आ गए, y1 y2। ऐसे ही चलो सर हम x निकाल देंगे, x निकाल, चल x निकाल, चलो x निकालो। इस बार हम सर x को एलिमिनेट करेंगे, है ना। इस बार y को एलिमिनेट करेंगे, तो y का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस एक्स। तो y स्क्वायर में 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना? y स्क्वायर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर x। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 64 माइनस का 16x माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको,
सॉल्व करो तो x का वैल्यू कितना आएगा यहां से, x बराबर माइनस बी यानी 17 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 289 माइनस का 4, a कितना है 1 है, c कितना है आपका 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 17 प्लस माइनस 289 128 और 256, तो जो भी बचेगा ऑब्वियस सी बात है वो इररेशनल क्वांटिटी होगी समथिंग, लेट अस सपोज इट इज अल्फा डिवाइड बाय 2। तो देखो ये आ रहा है आपका x1 y1 है ना, आपका y1 y2 यहां से आ रहा है, आपका x1 y1 यहां से आ रहा है, y निकाल लो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 है ना, सही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ट्रिक ध्यान से सुनना जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ये ट्रिक ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं। व्हाट इज दैट ट्रिक? इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक से आपको दो रूट मिलेंगे, कौन कौन से रूट मिलेंगे, एक मिलेगा x1 एक मिलेगा x2, एग्रीड, एग्रीड एवरीवन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, इससे आपको दो रूट मिलेंगे, एक मिलेगा y1 और एक मिलेगा y2, एग्रीड। इसका मतलब y स्क्वायर प्लस y माइनस 8 को मैं लिख सकता हूं y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, क्योंकि कोफिशिएंट तो 1 है ना y स्क्वायर का। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 को क्या लिख सकता हूं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। यानी अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे सामने सर्कल खड़ा है, मेरे सामने सर्कल खड़ा है, सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का y और 64 माइनस का 8 प्लस का 56 दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, यही सर्कल है, यही तो सर्कल है। अब मुझे एक बात बताओ, वहां से आपको दो पॉइंट मिलने वाले थे, वो दो पॉइंट क्या होता है, x1 y1 x1 x2 और एक में मिलते हैं y1 और y2। तो आप क्वाड्रेटिक को x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 नहीं लिख सकते और y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 नहीं लिख सकते। तो अगर आप देखिए तो ये भी तो क्या है, दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स का ही तो मल्टीप्लिकेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, और उन दोनों का सम आपको क्या दे देगा, सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में। सर खत्म है ना, वाह सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, क्या बात है, क्या बात है। टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल, सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है और आपके पास लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की जगह पुट कर दीजिए एम एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सही बात है, सही बात है। अब ये जो इक्वेशन मिलेगी ये मिलेगी आपको x में क्वाड्रेटिक। अब x में क्वाड्रेटिक अगर आपको मिलेगी तो इसका d0 कर देना। d0 क्यों कर देंगे, बिकॉज ये लाइन जो है उस सर्कल को टच कर रही होगी, तो आपको पता है क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यही टेंजेंसी की कंडीशन होती है, या c बराबर प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये बात को, अगर c का वैल्यू ये आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। सर ये तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था, अगर ये सर्कल एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया, तो यहां पे वाई की जगह वाई माइनस बीटा डाल देना मेरे दोस्त, एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा डाल देना मेरे दोस्त, बस एक ही तो बात है। तो सी बराबर प्लस माइनस आर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज टेंजेंसी की कंडीशन। या फिर एक काम और कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी लाइन अगर सर्कल के लिए टेंजेंट है, कोई भी लाइन अगर सर्कल के लिए टेंजेंट है तो सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, रेडियस के। अगर कोई भी लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है तो सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, रेडियस के बराबर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना मैं सिखा चुका हूं आपको स्ट्रेट लाइन में। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सही है बात। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है t बराबर 0, सही बात है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है t बराबर 0, तो t बराबर 0 टेंजेंट की इक्वेशन है। तो आपको मैं एक ट्रिक सिखाने वाला हूं, अब वो सबसे खतरनाक ट्रिक है। आपको कोई सा भी सेकंड डिग्री कोनिक दे दे, सेकंड डिग्री कोई सा भी कर दे दे आपको, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे कोई सा भी कर्व हो, तो आपको अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का सीक्रेट देखिए, बस आपको यह ध्यान रखना है, आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए किससे, x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए y इंटू y1 को, x को किससे रिप्लेस करते हैं बताओ, जिनको याद है वो बताएंगे। x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस करते हैं बच्चों y प्लस y1 बाई 2 से, और x इंटू y को रिप्लेस करते हैं x इंटू y1 प्लस y इंटू x1 डिवाइड बाई 2 से। बस ये बातें ध्यान रख लीजिए, आपकी टेंजेंट तैयार, आपकी टेंजेंट तैयार। x1 y1 कौन सा पॉइंट होगा, जहां पे सर्कल उस लाइन को टच कर रहा होगा, टेंजेंट को टच कर रहा होगा, मतलब लाइन को टच कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। एक्स स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1, x को x प्लस x1 बाई 2, y को अप्लाई y प्लस y1 बाई 2 से डिवाइड कर, और x इंटू y को x y1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है अंडर रूट S1। अगर आपने किसी भी पॉइंट P से, अगर ये P पॉइंट है आपका x1,
y1 इस पॉइंट से अगर आपने सर्कल के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करी है इस तरीके से, ये a है ये b है, तो pa और pb की लंबाई तो पहली बात बराबर आएगी, और दूसरी बात ये लंबाई किसके बराबर आएगी, रूट ऑफ s1। रूट ऑफ s1 का मतलब जो भी सर्कल आपको दिया हुआ होगा उस सर्कल में, जैसे सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट को सर्कल के अंदर पुट कर दो तो क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस का 2g x1 प्लस का 2f y1 प्लस का c, और इसका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, ये आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। बस खत्म, बस खत्म, ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, जिस पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई निकालनी है उस पॉइंट को सर्कल में पुट कर दीजिए और उसका अंडर रूट कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है बच्चों, SS1 बराबर टी स्क्वायर। एस का मतलब जैसे मान लीजिए सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है तो हो जाएगी एस का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। S1 का मतलब उस पॉइंट को सर्कल में पुट कर दो, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मतलब उस सर्कल के लिए टेंजेंट का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वेशन का मतलब सर, किसी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से आपने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है, उन दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन आएगी। यहां से कौन सी इक्वेशन आएगी, कंबाइंड, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला सर्कल के साथ साथ पैराबोला में भी यही होता है, एलिप्स में भी यही होता है, और हाइपरबोला में भी यही फॉर्मूला होता है। इसलिए एक बार याद रख लो, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल। अब नॉर्मल ऑफ अ सर्कल बहुत सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल बहुत सिंपल सी बात है। नॉर्मल क्या होती है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट कहां पे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे टच कर रही होगी वहां पे नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये टेंजेंट है तो ये भाई सब नॉर्मल होगी, ये आपकी नॉर्मल होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात है ना, एक बात तो पहली हो गई ना, अब तो दूसरी बात आएगी ना, नॉर्मल टू अ सर्कल, नॉर्मल टू अ सर्कल, सर्कल के केस में नॉर्मल टू अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू, हमेशा पास करेगी, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से पास करेगी बालक। हमेशा ध्यान रखना, सर्कल की नॉर्मल हमेशा कहां से पास करती है, सर्कल के सेंटर से पास करती है, बस ये बातें ध्यान रखो। बाकी स्लोप की बात आएगी, अच्छा स्लोप निकालने के लिए हम dy बाई dx भी यूज कर सकते हैं, बात ध्यान रखना, dy बाई dx से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय डिफरेंशिएटिंग दैट कर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल की कहानी हो गई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं COC। COC का मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो किसी पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ये P पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, मुझे AB की इक्वेशन चाहिए। AB को ही बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इस AB की इक्वेशन चाहिए और P पॉइंट आपको पता है x1, y1, तो AB की इक्वेशन हो जाएगी t बराबर 0। अब ये t बराबर 0 किसके रेस्पेक्ट में होगी, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में होगी, ये बात ध्यान रखना। यानी कोई भी सर्कल आपको दे दे उसके लिए t बराबर 0 लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y, पर याद रखना वो x1 y1 पॉइंट कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, एक्सटर्नल पॉइंट होगा जहां से दो टेंजेंट खींची जा रही है। और टेंजेंट के लिए क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे टेंजेंट टच कर रही होती है। अब अगला देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट क्या होती है, t बराबर S1। अगर आपको किसी कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है, किसी सर्कल की कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है जिसका मिड पॉइंट आपको पता है, और अगर वो मिड पॉइंट है आपका x1, y1 और सर्कल है आपका मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, तो अगर मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है जिसका मिड पॉइंट x1, y1 है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी बालक t बराबर S1। याद कर लो, याद कर लो, ये सब सेम है। पेयर ऑफ टेंजेंट सब जगह सेम आएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट सब जगह सेम आएगा। COC क्लैश ऑफ क्लैंस सब जगह सेम आएगा। कॉर्ड इफ मिड पॉइंट इज गिवन t बराबर S1 सब जगह सेम आएगा। ठीक है, तो t बराबर S1 का मतलब हो गया टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बताओ, x1 प्लस का y1 माइनस का r स्क्वायर, ये तो t हो गया। S1 का मतलब हो गया पॉइंट को सर्कल में पुट कर दो, यानी x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। ये विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट होता है, याद रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट, और वो जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू टचिंग पॉइंट। और पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब होता है जहां से टेंजेंट्स खींची जा रही है। ठीक है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा किसके रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल।
है ना, डायरेक्टर सर्कल होता है बेटा लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का मतलब यह हुआ कि अगर मैंने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया इस सर्कल के लिए, अगर उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इस P पॉइंट का जो लोकस आएगा वो डायरेक्टर सर्कल होगा। यानी अगर किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी सर्कल के लिए और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो पक्की बात है उस पॉइंट का लोकस जो आएगा वो डायरेक्टर सर्कल आएगा। अब सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल, अगर सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो आपका सर्कल है, तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो ओरिजिनल सर्कल जो दिया गया सर्कल है, जो दिया गया सर्कल है उसके कंसेंट्रिक होता है, जो दिया गया सर्कल है उसके कंसेंट्रिक होता है। यानी अगर आपको डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सर्कल तो आपको, सेंटर तो ऑलरेडी पता है क्योंकि जो सर्कल आपको दे रखा है उसी का सेंटर यूज करना है। अब आती है बात रेडियस की, तो सर्कल की रेडियस अगर r के बराबर है तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस होगी उसकी √2 टाइम्स। अगर सर्कल की रेडियस 5 है तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस होगी कितनी 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 5√2, है ना, √2 टाइम्स होती है, ये बात ध्यान रखना। ये डायरेक्टर सर्कल के बारे में कहानी होती है और लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। और याद रखना डायरेक्टर सर्कल हमेशा सर्कल नहीं होता है। पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल एक लाइन होती है, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जब हम पढ़ेंगे आगे तब हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पोल एंड पोलार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक जो है वो पोल एंड पोलार है। और पोल एंड पोलार में क्या होता है मैं आपको बता दूं। व्हाट इज पोल एंड व्हाट इज पोलार। आई एम हैविंग ए सर्कल, दिस वन, ये एक सर्कल है आपके सामने, दिस इज अ सर्कल। ये हमारे पास एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज P। अगर हमने यहां से क्या किया, वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉ की, लाइक दिस वी हैव ड्रॉन सम वेरिएबल कॉर्ड्स, है ना, हमने कुछ वेरिएबल कॉर्ड्स को ड्रॉ किया इस तरीके से। अब ये जो वेरिएबल कॉर्ड्स हमने ड्रॉ किया, देखिए कभी भी पोल एंड पोलर डायरेक्टली नाम से सवाल नहीं आता मेंस में। पोल एंड पोलर शब्द का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं होगा, यहां पे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड सवाल आता है कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो किसी कंसेप्ट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपने क्या किया, किसी पॉइंट P से वेरिएबल कॉर्ड्स को ड्रॉ किया, यू हैव ड्रॉन दिस वेरिएबल कॉर्ड्स। अब ये वेरिएबल कॉर्ड्स जो आप देख रहे हैं, जहां पे कट किया इन्होंने, वेयर दे हैव कट, जहां पे इन्होंने सर्कल को कट किया, उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पे, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वी आर गोइंग टू ड्रॉ टेंजेंट्स। अब टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, लेट मी ड्रॉ द टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स आएगी कुछ इस तरीके से। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आएगी इस तरीके से, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरीके से आएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरीके से आएगी, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरह से आएगी। तो इन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इन टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आएगा, इन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं पोलार। उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, पोलार। और उसके रेस्पेक्ट में ये P पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, पोल। ये P पॉइंट क्या हो जाता है, पोल। तो ये आपका पोल हो जाता है और ये आपका पोलार हो जाता है। तो क्या बोला मैंने, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, कोई भी बात, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं, किसी पॉइंट से हमने सर्कल के लिए वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉ करी, उन वेरिएबल कॉर्ड्स ने जहां पे सर्कल को कट किया, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, और लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, जहां पे टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन जो होगा, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं पोलार। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है बच्चों t बराबर 0। t बराबर 0 मतलब टेंजेंट जो हम लिखते हैं t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू पोल। ये बात ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू पोल। यही पोल और पोलार का कंसेप्ट होता है, यही पोल एंड पोलार का कंसेप्ट होता है। अब इस पर डायरेक्टली सवाल नहीं आता। सवाल कैसा आता है मैं आपको बताता हूं बच्चों, लेट मी टेल यू किस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये पहला सवाल है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम दूसरा सवाल करते हैं। इस दूसरे सवाल को देखिए, सवाल क्या है, लेट वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द कोनिक। ये कोनिक आपको दे रखा है, डजंट मैटर वो सर्कल नहीं है, तो कोनिक है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट 2,5। 2,5 से वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉ किए बच्चों, वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,5। 2,5 से वेरिएबल कॉर्ड्स को ड्रॉ किया गया है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ दीज कॉर्ड्स। यानी व्हाट ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग अबाउट पोलार।
ये पूछ रहा है कि पोलार क्या होगा, तो भाई पोलार तो t बराबर 0 होता है। आप इक्वेशन पढ़िए, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ दीज कोड। मतलब वो पोलार की इक्वेशन पूछ रहे हैं और वो t बराबर 0 होती है बच्चों। तो t बराबर 0 का मतलब 3 टाइम्स x1 प्लस 4 टाइम्स y1 माइनस 8 टाइम्स ये हो जाएगा x प्लस x1 बाई 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू एक्स, x1 का काम 2 करेगा, 4 इंटू वाई, y1 का काम 5 करेगा, माइनस का हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस x1 का काम फिर से 2 करेगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 20y, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 2x प्लस का 20y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ पोलार। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी बच्चों? पोलार की। तो डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ दीज कॉर्ड्स इज योर पोलार। समझ में आ गई बात? ये पोलार निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब पिछले सवाल पे आते हैं। लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस कर्व, टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है इस कर्व पे, वाई स्क्वायर प्लस का 8x इज इक्वल टू 20, इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है फ्रॉम पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लिए, इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लिए, इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लिए, इन पॉइंट्स से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है। सुनना ध्यान से, है ना? सच दैट देयर COC आर कॉन्करेंट, सच दैट उनके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सच दैट उन टेंजेंट्स के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो आएंगे, यही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, यही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, यही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सारे कॉन्करेंट होंगे, ये सारे कॉन्करेंट होंगे, मतलब सारे एक ही जगह पे मिल रहे होंगे। देन फाइंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। मींस व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट? ही इज आस्किंग अबाउट पोल। क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए पोल निकालना है। तो आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये किसका इक्वेशन दे रखा है बालक? ये पोलार का इक्वेशन दे रखा है। सपोज करो कि पोल हो गया h कॉमा के, हम इस इक्वेशन से पोलार लिख देते हैं। पोलार कैसे लिखेंगे बताओ? y1 प्लस का 8 इंटू एक्स प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा 4x प्लस का 4x1 प्लस का y1 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0, यानी 4x प्लस का y1 प्लस का 4 टाइम्स x1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपका पोलार का इक्वेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा x1 y1 को पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 4x प्लस y इंटू y1, ये हो जाएगा ky प्लस का 4 टाइम्स x1 यानी h माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों सेम है, यानी x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम क्यों है? ऐसे ही पॉइंट निकाला जाता है, ऐसे ही पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो सेम है तो कंपेयर कर दो, 4/1 इज इक्वल टू k/2 इज इक्वल टू 4h माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 5। इन दोनों से आप देख सकते हैं k का वैल्यू 8 आ जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट 8 आ जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं ये माइनस का 20 हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 4h माइनस का 20, तो h का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी आपका पॉइंट आ जाएगा 0,8। और यही आपका क्या है जो आप ढूंढने निकले थे? पोल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है पोल एंड पोलार, और आई एम टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट इन सर्कल्स, आई एम नॉट गोइंग टू टीच इन पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। दिस इज सेम, दिस इज सेम फॉर ऑल द कर्व्स। t बराबर 0 पोलार का इक्वेशन, पोल चाहिए तो t बराबर 0 से पोलार का इक्वेशन लिख लीजिए, और जो पोलार आपको दे रखा है उसके साथ कंपेयर करा दीजिए, यू विल गेट द पोल, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब फैमिली ऑफ सर्कल्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, मैं बस यहीं पर टिक करा देता हूं। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, s1 बराबर 0 एंड s2 बराबर 0, यानी दो सर्कल्स के, यानी s1 बराबर 0 और s2 बराबर 0, इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो तीसरा सर्कल होगा उसका इक्वेशन होगा s1 प्लस k s2 बराबर 0, या फिर आप उसको लिख सकते हैं s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0। ये पहला फैमिली ऑफ सर्कल। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल, सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो सर्कल आएगा वो आएगा s प्लस लैम्डा l बराबर 0। तीसरा क्या है? द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से तो पास कर रहे हैं, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस k टाइम्स x y1 x1 y11 x2 y21। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है फैमिली ऑफ सर्कल में वो ये है
ये है वो लाइन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे बहुत बार सवाल आ चुका है। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ फिक्स लाइन, इस लाइन को एक सर्कल टच कर रहा है और वो पॉइंट भी पता है आपको x1 y1। अब ये x1 y1 वही पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रही है, यानी जहां पे ये लाइन उस सर्कल को टच कर रही है, तो उस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ उस लाइन की इक्वेशन, दैट विल बी इक्वल टू 0। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये आपका एक पॉइंट है x1 y1, दिस इज x1 y1, और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो मुझे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ इट विल बी ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाल लो इस प्रॉपर्टी पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अ फैमिली ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, L3 बराबर 0 इज गिवन बाय ये। अगर एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इस तरह से लिख सकते हैं। दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये 2-3 बातें ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, एक S प्लस लैम्डा L बराबर 0, ये 3 बातें तो 100% आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अच्छा, अब यहां पे आएगा डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वाला टॉपिक। अब डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये अभी तो फिलहाल के इसको छोड़ो, अभी पहले ये देखो, यहां पे ये 2 सर्कल्स हैं, दीज आर 2 सर्कल्स। मैंने टेंजेंट्स को ड्रॉ करा इस तरीके से, आई हैव ड्रॉन टेंजेंट्स लाइक दिस। ये टेंजेंट्स आई 2, ये दोनों टेंजेंट्स आप देख सकते हैं कि कैसी टेंजेंट्स है। ये दोनों ही टेंजेंट्स आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है? भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पता लगाने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। किसी भी टेंजेंट के लिए अगर दोनों सेंटर सेम साइड आ रहे हैं तो वो डायरेक्ट है, अगर अपोजिट साइड आ रहे हैं तो ट्रांसवर्स है। आप देखो, इस लाइन के लिए दोनों सेंटर सेम साइड है और इस लाइन के लिए भी दोनों सेंटर सेम साइड है। इसका मतलब ये क्या है? आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। दिस इज सॉरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक बात बहुत जरूरी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये C1 और एक ये C2 है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये P पॉइंट निकालना है, P पॉइंट कौन सा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस बच्चे को भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, थोड़ा सा मैं डायग्राम इधर बना लेता हूं, है ना, थोड़ा सा मैं डायग्राम अच्छे से बना लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहां पे, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां पे मीट करी P पॉइंट पे, इसका सर्कल सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो वो बहुत आसान होता है। वो कैसे निकाला जाता है? ध्यान से देखिएगा, ये C1 है, ये C2 है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। पहली बात तो C1, C2 और P तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और एक बात और, P पॉइंट जो है वो C1 और C2 को जोड़ने वाली लाइन को, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं रिलीज करने वाला शब्द आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। C1 और C2 को जोड़ने वाली लाइन को P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है। किस रेशियो में? रेडियस के रेशियो में, R1:R2 के रेशियो में। बट कैसा डिवाइड करता है? एक्सटर्नली। तो अगर आपको C1 भी पता है, C2 भी पता है, R1 भी पता है, R2 भी पता है, तो P पॉइंट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अच्छा, अगर P पॉइंट आ गया, अगर P पॉइंट आ गया तो इसका मतलब ये टेंजेंट्स की इक्वेशन भी आ सकती है। कैसे? मान लो कि आपने टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख दी y बराबर mx प्लस c, उसमें P पॉइंट पुट कर दिया, P पॉइंट पुट कर दिया तो c का वैल्यू निकाल लिया m के टर्म्स में और वापस यहां पे पुट कर दिया, तो इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल दिखेगा, वो होगा m। तो किसी भी सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर कर दो? रेडियस के बराबर, तो m भी आ जाएगा। और m भी आ जाएगा तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, वापस से रिवाइंड करके देखना। मैंने क्या बोला? इफ यू वांट the point P, that is the point of intersection of direct common tangent, you will get it by finding the section formula। section formula लगा के आप उसको फाइंड कर सकते हो कि वो C1 और C2 को जोड़ने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, किस रेशियो में? R1:R2 के रेशियो में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 2 सर्कल्स हैं, ये एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आएगी, आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट आपस में कहां पे मीट कर रही है? P पे। वही बात यहां पे C1 आएगा,
यहां पे C2 आएगा, तो P पॉइंट जो है वो C1 और C2 को जोड़ने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा? वापस से R1:R2 में डिवाइड कर रहा होगा, पर इस बार जो डिवीजन होगा वो होगा इंटरनली डिवीजन, इसलिए P पॉइंट आ जाएगा। अब P पॉइंट आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भी आ जाएगा और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। चलिए इस पे आते हैं। अब दोनों सर्कल टच करने एक दूसरे को, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करने तो टच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सही बात है, एक्सटर्नली टच करने बताइए कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी? 1 2 तीन कॉमन टेंजेंट, जिसमें एक तो ट्रांसवर्स होगी और 2 डायरेक्ट होगी। तो कंडीशन क्या होगी कि यहां पे बच्चों C1 और C2 बराबर आएगा R1 प्लस R2 के। इज इट क्लियर? C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, इसका मतलब कितनी कॉमन टेंजेंट? 3 कॉमन टेंजेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत पूछा जाता है। दो सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, या रिलेटिव पोजीशन बताओ दोनों सर्कल की क्या होगी, एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे इंटरनली टच कर रहे होंगे। अब एक कंडीशन ये भी होती है, अगर टच कर रहे हैं तो एक कंडीशन ये भी आएगी जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस केस में C1 C2 किसके बराबर आएगा? मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के। मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर आएगा C1 C2। और इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट हो जाएगी? देयर विल बी ओनली एंड ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, केवल एक कॉमन टेंजेंट दिखाई देगी, ये बात ध्यान रखना। द सर्कल विल इंटरसेक्ट। अब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस केस में C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस केस में दो टेंजेंट्स आएगी, देयर विल बी 2 कॉमन टेंजेंट्स, देयर विल बी 2 कॉमन टेंजेंट्स। 2 कॉमन टेंजेंट होगी और दोनों डायरेक्ट होगी। और इस पे सवाल आ चुके हैं, बहुत बार सवाल आ चुके हैं कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। C1 C2 का मतलब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, द सर्कल विल नॉट इंटरसेक्ट, एक सर्कल इस तरीके से, एक सर्कल इस तरीके से, तो कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी? 4, 1 2 और 3 और एक 4। देयर विल बी 4 कॉमन टेंजेंट, जिसमें 2 ट्रांसफर्स होगी और 2 डायरेक्ट होगी। तो इस केस में कंडीशन होगी कि C1 C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। सेंटर्स की जो बीच की डिस्टेंस आएगी वो R1 प्लस R2 से तो बड़ी आएगी, तो 4 कॉमन टेंजेंट्स आ जाएगी। दिस इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल्स की रिलेटिव पोजीशन के बारे में हमने बात की। आगे आते हैं, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए कभी भी कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है, वो उनका इंटरसेक्शन कहां पे होता है कि जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है दैट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। तो यहां पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स की बात चल रही है, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस का D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। अब R1 क्या है? पहले वाले सर्कल की रेडियस, R2 है दूसरे वाले सर्कल की रेडियस, और D है सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब सर्कल्स कैसे हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो थीटा 90 0 तो cos 0, cos 90 0 हो जाएगा, यानी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? D स्क्वायर के। इसका मतलब D स्क्वायर का मतलब क्या होगा? सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहां से कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आती है, वो होती है 2G1 G2 प्लस का 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये भी बहुत अक्सर काम आती है। अगर 2 सर्कल है आपके पास, एक तो है G1 F1 C1 और एक है आपका G2 F2 C2, तो अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल हैं तो 2G1 G2 प्लस का 2F1 F2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? C1 प्लस C2 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल। रेडिकल एक्सिस क्या होता है भाई साहब? रेडिकल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसके ऊपर से अगर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी 2 सर्कल्स पे, तो वो दोनों टेंजेंट्स की लंबाई आपस में क्या आएगी? बराबर आएगी। अगर मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी तो उन टेंजेंट्स की लंबाई आपस में क्या आएगी? बराबर आएगी, बराबर आएगी। कहीं से भी इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये टेंजेंट्स की लंबाई आपस में क्या आएगी? बराबर। इसको ही बोलते हैं हम रेडिकल एक्सिस, इसको ही बोलते हैं हम रेडिकल एक्सिस, है ना। इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance या उसके टेंजेंट की लंबाई दोनों सर्कल पे आपस में बराबर आती है। इसकी इक्वेशन आती है S1 रूट ऑफ S1 बराबर रूट ऑफ S2। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब S1 बराबर S2, इसका मतलब S1 माइनस S2 बराबर 0। यानी
अगर आपके सर्कल की इक्वेशन है S1 बराबर 0 और ये सर्कल की इक्वेशन है S2 बराबर 0, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आएगी S1 माइनस S2 बराबर 0। अगर S1 माइनस S2 पर याद रखना दोनों सर्कल्स के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को 1 बना लेना ये। अब ये S1 माइनस S2 किसकी इक्वेशन आएगी? रेडिकल एक्सिस, और एक ही लाइन की इक्वेशन होती है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में ये रेडिकल एक्सिस होगी और वो कॉमन कॉर्ड होगी। इन दिस केस कॉमन कॉर्ड विल बी रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 बराबर 0, है ना। और अगर हम बात करें कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इफ टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, तो उस केस में जो कॉमन टेंजेंट होगी वो आपकी रेडिकल एक्सिस होगी, यानी S1 माइनस S2 बराबर 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत आसान सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेडिकल सेंटर क्या होता है? द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल इज द पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द थ्री सर्कल्स आर इक्वल, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल इज रेडिकल सेंटर। ये आपके पास तीन सर्कल है, छोटे वाले सर्कल देखिए, तो ये क्या होगा? इसकी रेडिकल एक्सिस निकाली हमने, इसकी रेडिकल एक्सिस निकाली, इसकी रेडिकल एक्सिस निकाली और इसकी रेडिकल एक्सिस निकाली। तीनों की रेडिकल एक्सिस, जैसे तीन सर्कल से, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, इसकी रेडिकल एक्सिस ऐसे आएगी, इसकी रेडिकल एक्सिस ऐसे आएगी और इसकी रेडिकल एक्सिस ऐसे आएगी। तो तीनों की रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होगी उस पॉइंट को बोला जाता है आरसी। आरसी का मतलब रेडिकल सेंटर। निकालना बहुत आसान है। ये हो जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी हो जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट आ जाएगा, दैट इज रेडिकल सेंटर। दूसरी बात ध्यान रखिए कि यहां इस पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे वो आपस में क्या आएगी? बराबर आएगी, वो बराबर आएगी। द सर्कल विद सेंटर एज रेडिकल सेंटर and radius equal to length of tangent from radical center to any of the circle which cut the three circles orthogonally। अब ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल जो आप देख रहे हैं, ये सर्कल क्या कर रहा है? तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इसका सेंटर क्या होगा? रेडिकल सेंटर होगा। और इसके सेंटर से तीनों सर्कल के लिए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी वो हमेशा क्या आएगी? बराबर आएगी, दैट इज रेडिकल सेंटर। ध्यान रखना। चलिए हाँ, ये याद रख लीजिए। इफ थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकिंग देम एज डायमीटर देन इट्स ऑर्थो सेंटर विल बी रेडिकल सेंटर। अगर आपने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को डायमीटर मानते हुए सर्कल्स ड्रॉ किए, एक सर्कल इस तरीके से, एक सर्कल इस तरीके से और एक सर्कल इस तरीके से, तो इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर आएगा वो इन तीनों सर्कल्स का क्या होगा? रेडिकल सेंटर होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द ऑर्थो सेंटर विल बी रेडिकल सेंटर, और रेडिकल सेंटर निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सवाल पे आ जाते हैं फटाफट से। लेट्स सी द क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है, इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब सर्कल में आपके सामने डायग्राम बना दूं फटाफट से। ये रहा आपका सर्कल का डायग्राम। इस सर्कल के लिए हमने टेंजेंट को ड्रॉ करा। ये पी पॉइंट लेते हैं। पी पॉइंट क्या जाएगा? कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, क्योंकि आर तो 1 है तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये टेंजेंट को ड्रॉ किया, इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट किया एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये पी पॉइंट हो गया, ये आपका क्यू पॉइंट हो गया, इसको हम आर पॉइंट बोल देते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें पी क्यू के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स एक्स 1 प्लस का वाई वाई 1 इज इक्वल टू 1। एक्स इंटू एक्स 1 कितना है बच्चों? ये हो जाएगा कॉस थीटा, वाई इंटू ये हो जाएगा वाई 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आप देख सकते हैं। अब मुझे पी पॉइंट चाहिए, तो पी पॉइंट निकालने के लिए मैंने वाई को 0 डाल दिया, तो ये आ जाएगा सेक थीटा कॉमा 0। और अगर मुझे क्यू पॉइंट चाहिए तो मैंने एक्स को 0 डाल दिया, तो वाई आ जाएगा 0 कॉमा कॉसेक थीटा, ये क्यू पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे इस पॉइंट का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है पी क्यू का। तो एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा प्लस का 0 डिवाइडेड बाय 2, और के बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस का 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं, सॉरी 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आप देख सकते हैं 2h बराबर सेक थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर 1/2h। सिमिलरली साइन थीटा बराबर 1/2 के, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो 1/4h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दैट विल बी इक्वल टू सी ऑप्शन। क्लियर? क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? बहुत इजी सवाल था, जेईई मेंस का सवाल है लेटेस्ट। इफ द कर्व्स दिस एंड दिस टच ईच अदर एट अ पॉइंट देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
एक किसी पॉइंट पे, तो k का लार्जेस्ट वैल्यू बताना, ये भी जेईई मेंस में सवाल आया था। अब दोनों टच कर रहे हैं, तो टच कैसे कर सकते हैं बताओ? एक तो एक्सटर्नली टच कर सकते हैं और एक कैसे टच कर सकते हैं, एक इंटरनली टच कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या होगी? अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को, जैसे पहले सर्कल की बात करूं तो पहले वाले सर्कल की बात करें तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर आ जाएगा 3,0। और अगर इसकी R1 की बात करूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 9 माइनस 8, तो R1 आ जाएगा आपका 1 के बराबर। सेकंड वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16 माइनस के, डेट विल बी इक्वल टू 0। इसका सेंटर आ जाएगा 4,0, सॉरी इट विल बी 0,4, सेंटर विल बी 0,4, 0,4 के बराबर आ जाएगा इसका सेंटर, राइट। चलिए, और रेडियस तो ऑब्वियसली बात है, रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? अंडर रूट जी स्क्वायर, तो वो तो 0 है, प्लस एफ स्क्वायर 16 माइनस का 16 माइनस के, तो अल्टीमेटली रेडियस हो जाएगी इसकी रूट के बराबर, इट विल बी रूट के। तो हमें क्या करना है? देखिए C1 C2 इज इक्वल्स टू C1 C2 इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली लिख देते हैं R1 प्लस माइनस R2। देखो अगर एक्सटर्नली टच कर रहा होगा तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, अगर इंटरनली टच कर रहा होगा तो C1 C2 बराबर मॉड ऑफ R1 माइनस R2। हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब C1 C2 मतलब सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 9, ये हो जाएगी 5 के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल टू R1, R1 कितना है 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ के। इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे स्क्वायरिंग करूं तो 25 बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ के, ऐसे लिख सकते हैं इसको। या फिर आप मॉड को हटा लीजिए, ज्यादा बेटर ये होगा, मॉड को हटा लीजिए, यहां पे मॉड को हटा लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, देखिए हमें क्या मिलता है। ये हो जाएगा प्लस माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ के। तो प्लस माइनस रूट ऑफ के विल बी इक्वल टू व्हाट? एक तो आपको 4 मिल जाएगा और एक माइनस 6 मिल जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक के का वैल्यू 16 हो जाएगा और एक 36 हो जाएगा। तो हमें तो क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें के का वैल्यू चाहिए जो लार्जेस्ट हो। तो सबसे बड़ा वैल्यू के का कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा, स्पेस में फिल कर देंगे 36 के बराबर, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। द लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 2,5 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब ये सर्कल के लिए टेंजेंट है एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस। देखिए एक लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है, ये लाइन जो है आपको दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये किस पॉइंट पर टेंजेंट है सर्कल के लिए? 2,5 पे टेंजेंट है। और आपको एक बात बोली, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, एक सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। किस लाइन पे लाई कर रहा है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आप ध्यान से देखिए यहां पे एक बात, क्या बात सीखने वाली है यहां पे, कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, मुझे रेडियस चाहिए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ? x को अगर मैं x को t पुट कर दूं या y को मैं t पुट कर दूं तो x कितना हो जाएगा? 2t प्लस 4। तो x तो हो जाएगा आपका 2t प्लस 4 और y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा आपका t के बराबर। ये मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको पुट कर दिया, हमने y को t ले लिया तो x हो जाएगा 2t प्लस 4, तो 2t प्लस 4 t हो जाएगा। राइट बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या करें, हमारे दिमाग में क्या आएगा, अब क्या करना चाहिए? देखिए ये जो है ये एक परपेंडिकुलर होगा, तो क्या मैं इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 कर दूं? यानी कहने का मतलब t माइनस 5 डिवाइड बाय 2t प्लस 4 माइनस का 2, यानी 2t प्लस 2, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके करेंगे? इससे स्लोप, इसका स्लोप 2 के बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1। 2 से 2 कट जाएगा, यानी t माइनस 5 डिवाइड बाय t प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू -1, यानी t माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू माइनस टी माइनस का 1, ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 4। तो t का वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगा। अगर t का वैल्यू 2 आएगा तो सेंटर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8,2, और ये पॉइंट कितना है? 2,5। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही तो रेडियस है आपकी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 36, प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 5 का माइनस का 9, तो यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 45, और आपको इसको लिख सकते हैं 3 रूट 5 के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 3 रूट 5, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये हम यहां पे स्ट्रेट लाइन और सर्कल को समाप्त करते हैं। देखो बहुत बड़े टॉपिक हैं, थ्योरेटिकल पार्ट की बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज टॉपिक। मैंने आपको कोशिश की कि सारी बातें लगभग बताऊं, और मैंने आपको कोशिश की है कि हर एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। तो मैं आपको बस इतना सा कहना चाहूंगा, जितनी बातें मैंने बताई है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए, डेफिनेटली आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल का सवाल कर पाएंगे। ये मेरी आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।